आई गेस वी आर एब्सोल्युटली लाइव, है ना। तो अच्छा मैं बता दूं, हम इस वाले लेक्चर के अंदर क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू डू आरटीपी। आरटीपी को अपन कर देंगे सरक 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 बेहतरीन तरीके से। तो है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन आरटीपी में। आपको बता दूं आरटीपी के बारे में कुछ। आरटीपी में दो पार्ट्स है, पहला है अमेंडमेंट वाला पार्ट जिसमें सीएसआर में थोड़े अमेंडमेंट्स है और जिसमें थोड़े कंसेप्ट में अमेंडमेंट्स है, ठीक है, इंडेस के। अब ये अमेंडमेंट है ना, जो इंडेस के कंसेप्ट वाले अमेंडमेंट है, ये आरटीपी नवंबर 22 के अंदर भी दिए थे। तो अगर आपने मेरे से लेटेस्ट बैच की थी फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको मैंने करवा भी दिया, आपको मालूम ही नहीं पड़ा रहेगा। और अगर अगर आपने मेरे से पहले पढ़ रखा है और आपको अमेंडमेंट करना है, तो सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना आरटीपी नवंबर 22, आपको ये अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देयर इज नथिंग मेजर इन दिस, तो आपको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है, पहली चीज। सेकेंड चीज, ये रही बात सीएसआर वाले अमेंडमेंट्स की। जैसे मैंने बताया, सीएसआर के जो अमेंडमेंट्स है वो रूल बेस्ड अमेंडमेंट है, मतलब बेसिकली आइडियली है ना, ये जो अमेंडमेंट है ये कुछ जो लॉ पढ़ता है उसको बताना चाहिए। एफआर में हमको सीएसआर की सिर्फ अकाउंटिंग अप्लाई होती है, सब अप्लाई नहीं होता है। बट ठीक है, वो अमेंडमेंट है तो अपन एक बार उसको डिस्कस कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीएसआर के अमेंडमेंट्स मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगा एक बार। और ये जो कंसेप्ट वाला है, ये तो आपने बाय डिफॉल्ट अगर लेटेस्ट बैच ली थी मेरे से, तो आपको करने का जरूरत अलग से नहीं है, मैंने करवा दिया उसको आपको। बट आपको फिर भी लगता है मेरे को एक बार वापस देखना है, तो आरटीपी नवंबर 22 यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अब उसी के साथ फिर आता है क्वेश्चंस वाला पार्ट। तो मेन अपने पहले क्वेश्चंस वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वाला पार्ट करते हैं और लास्ट में फिर वो आरटीपी में छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है वो अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे, चलेगा क्या? अरे यस और नो? यस यस। चलो, क्वेश्चंस वाला पार्ट अपन शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो भी मैं बोर्ड नोट्स मेंटेन करूंगा क्वेश्चंस पढ़ाते समय, तो ये बोर्ड नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वो ये बोर्ड नोट्स, मैं क्योंकि सोल्यूशन लिखाऊंगा जहां जहां इंपॉर्टेंट है, तो जो भी बोर्ड नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आपको अगर टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सब कुछ आपको उस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो ज्वाइन करके जरूर रख लेना, इट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर यू एज वेल, ठीक है। और इस यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके बिना मत जाना, ठीक है। चलो शुरू करें क्या? ओ हीरो लोग है, धरती मेरी माँ है। चलो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन। अच्छा सर बहुत डिफिकल्ट आरटीपी है क्या? अरे चिंदी आरटीपी है, 3-4 नए क्वेश्चन है, बाकी सब बेसिक बेसिक है, ठीक है। तो मैं हूं ना, क्या टेंशन लेते हो, सब करवा दूंगा मैं, चिंता मत करो। चलो आ जाओ। सबसे पहला है इंडेस 110 के ऊपर क्वेश्चन। आइडियली बोला 110 है, लेकिन मैं बताऊं ये इंडेस 110 का क्वेश्चन नहीं है, ये इंडेस 103 का क्वेश्चन है, ठीक है। सर कैसे? पढ़ाता हूं मैं आपको, देखो। हाई स्पीड लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स कार्स, their company wants to foray into a two-wheeler business and acquires 30% in quick bikes। अब 30% से कंट्रोल तो नहीं आता है, लेकिन 5 लाख में 30 एक्वायर किया, कब? 1 नवंबर को। कंट्रोल आया? नहीं आया, ठीक है। अच्छा, एन एडिशनल 25% स्टेक भी बाद में एक्वायर किया 1 जनवरी को। पहले 30 था, अब 25 हो गया। इसको प्यार से बोलते स्टेप एक्विजिशन। कंट्रोल आया आपको सेकंड वाले स्टेज में, तो आप 103 फॉलो करना शुरू करोगे 1 जनवरी से। इस दिन से आपको 103 एप्लीकेबल हो जाता है। आपका स्टेक कितना हो जाता है? आपका स्टेक हो जाता है 55%। तो एनसीआई कितना हो जाएगा? एनसीआई हो जाएगा 45%। यहां तक सबको समझता है? ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। पहले भी 5 लाख में खरीदा था 30%, अभी 25% परचेज किया 5 लाख में। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब आपको क्विक बाइक्स, ठीक है, क्विक बाइक्स का दिया हुआ है। क्विक बाइक्स मतलब कौन सी कंपनी है? सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी का आपको असेट लायबिलिटी दिया हुआ है कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू के साथ, ठीक है। हम तो कौन से वैल्यू पे टेक ओवर करते हैं? हम तो सब कुछ फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करते हैं, ये तो सिंपल है। अच्छा, उसके अलावा बोलते हैं क्विक बाइक सेल्स द मोटरसाइकिल्स अंडर द ब्रांड नेम सुपर स्टार्ट विच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 3.5 lakhs। अब क्विक बाइक्स का एक ब्रांड था, क्विक बाइक्स के लिए ये ब्रांड वॉज सेल्फ जनरेटेड, तो उसने इसको रिकॉर्ड नहीं करा। लेकिन फॉर द पेरेंट कंपनी, जब पेरेंट इसको टेक ओवर करेगा, सोच समझ के बताओ, फटाफट से चैट में बताओ। अरे जिसके लिए ब्रांड था उसके लिए वो सेल्फ जनरेटेड था, उसने रिकॉर्ड नहीं करा। मैं तो पेरेंट हूं, मैं इसकी कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो ये ब्रांड, पेरेंट के लिए ब्रांड परचेस्ड ब्रांड हो गया ना, एक्वायर्ड ब्रांड। तो क्या पेरेंट इसको रिकॉर्ड कर सकता है क्या? सोच समझ के बताओ। अपन करेंगे इसको रिकॉर्ड, तो हम इसको स्टेप नंबर 4, अरे अपन स्टेप फॉलो करते हैं ना 6 स्टेप, तो अपने स्टेप नंबर 4 अपन इसको आईने में रिकॉर्ड कर लेंगे। आपने को तो ना फर्क पड़ता है उस चीज से। यस, तो मेरे को पूजा, पल्लवी, ऐश्वर्या, प्रणव ने कहा हाँ सर हम तो रिकॉर्ड करेंगे। वेरी गुड, तो आपको अपने को रिकॉर्ड करना है, सिंपल सी बात है। यस ठीक है, पूजा ने भी कहा चलो सही है, रमसीना, निखिल, विधि, सबने सेम, ठीक है, डन। उसके बाद अपने को एक पेरेंट का बैलेंस शीट भी दिया हुआ है 1 जनवरी 12 का, ये पेरेंट है, ठीक है।
शायद CFS के लिए काम आएगा। अब चाहता क्या है, इन रिलेशन टू द एक्विजिशन ऑफ क्विक बाइक्स यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज ऑन 1 जैन डेट ऑफ एक्विजिशन थी, अगर आपको पता रहेगा तो इसी दिन पे कंट्रोल आया। एक एंट्री चाहिए, उसके लिए बोलता है एनसीआई को किस पे रखने का, एनसीआई को आप रखने का फेयर वैल्यू पे। ओ ठीक है, डिफर्ड टैक्स इग्नोर करना है क्योंकि टैक्स रेट दिया हुआ भी नहीं है। उसके अलावा क्या चाहता है, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ हाई स्पीड लिमिटेड। बैलेंस शीट चाहिए हाई स्पीड का, कब का चाहिए, 1 जैन 12। मैं बोलूं डेट 1 का, दैट इज डेट ऑफ एक्विजिशन का बैलेंस शीट चाहिए। तो डेट ऑफ एक्विजिशन का जो CFS है वो तो 103 के हिसाब से बनता है ना, तो ये क्वेश्चन 103 वाला है। ठीक है, तो करेंगे अपन। अच्छा एनीवेज, आपको जैसे आपको पता है ना मैं LDR मार्क करवाता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो क्या आपको चाहिए, मैं RTP में 20 क्वेश्चंस है तो आपको चाहिए मैं बताऊँ RTP में 20 में से लास्ट डे पे कौन से LDR क्वेश्चंस करने चाहिए, आपको चाहिए, आपको वो चीज़ चाहिए तो चलो तुम ना तो बोलोगे नहीं, हाँ ठीक है, तो सुन लो, इसको LDR मार्क कर देना है क्वेश्चन को। इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट इज़ ईजी, बट LDR मार्क करना बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अभी अपने को एंट्री मारना है और बैलेंस शीट मारना है, बट बैलेंस शीट के लिए अपने को कुछ वो चाहिए रहेगा, क्या चाहिए रहेगा अपने को, वर्किंग्स वगैरह चाहिए रहेगी ना। तो क्या करते हैं अपन, इसके लिए वो बना लेते हैं। वो मतलब क्या होता है सर, अरे वो चलो सोल्यूशन स्टेप्स कैसे करेंगे, 103 का क्वेश्चन है, क्या फॉलो करने का, मैंने सिखाया था ना आपको 6 स्टेप फॉलो कर लेने का, सिंपल है। तो चलो अपन 6 स्टेप फॉलो करना शुरू करते हैं, आ जाओ करेंगे साथ में, अरे यस और नो, चलो साथ में 6 स्टेप फॉलो करना शुरू कर लेते जल्दी से, आ जाओ। मैं तो वही, अपने तो स्टेप वाले फॉर्मेट में करेंगे भाई, अपने को तो लफड़ा चाहिए ही नहीं। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1, अच्छा सर सोल्यूशन वगैरह अपलोड कर दोगे, अरे डाल दूंगा ना आप टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक। ठीक है, स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर, लेकिन शॉर्ट में करवाऊंगा फटाफट फटाफट। ठीक है, हु इज द एक्वायरर, हाई स्पीड इज द एक्वायरर, हाई स्पीड इज द एक्वायरर। स्टेप नंबर 2 क्या बोलते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन। देखो स्टेप में करोगे बहुत जल्दी होएगा, डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 जैन 12। ठीक है, उसके बाद वेरी गुड यार पूजा, वेरी गुड। स्टेप नंबर 3, वेरी गुड गौरव, स्टेप नंबर 3 पीसी। अब पीसी अपन ने सबसे पहले जो लेटेस्ट एक्वेशन किया था वो 25% के लिए किया था, उसके लिए अपन ने 5 लाख पे किया था। अब याद है अपन पीसी में एक और चीज लेते हैं, 30% का प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं रेड में लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट को भी अपने को डेट ऑफ एक्विजिशन की फेयर वैल्यू पे लेना होता है, इसको भी अपन डेट ऑफ एक्विजिशन की फेयर वैल्यू पे लाएंगे। अब इसको कैसे लाएंगे फेयर वैल्यू पे, इसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, तो इसकी फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। कैसे निकालोगे, 20 आप है ना एक ही तरीके से निकाल सकते हो, अभी ऑप्शन नहीं है तो कैसे निकालेंगे। ये मैं बोलूँ आज 25% खरीदा है 5 लाख में, तो अगर आज 30% खरीदते मतलब प्रोपोर्शनेट लेना पड़ेगा आपको, इसी को बेस मानकर निकालनी पड़ेगी फेयर वैल्यू। नॉर्मली फेयर वैल्यू दी होती है, इस केस में दी नहीं है, तो अपन जो 25% एक्वायर किया है इसी को बेस मान के फेयर वैल्यू निकालेंगे 30% की। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पता ना आता ना क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ कितना आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। परफेक्ट आंसर प्रियांशी और जीतू, इट कम्स टू 6 lakhs, तो मैं बोलूंगा इट इज कमिंग टू 6 lakhs। कैसे आया सर, मैं बताता हूँ, 25% में 5 लाख का एक्वायर किया तो 30% का कितना, ठीक है, तो आपने टोटल 55% के लिए कितना पीसी दिया रहेगा अक्रॉस, इट इज 11 lakhs। ठीक है, अच्छा आपने वैसे एक्वायर कितने में किया था, आपने वैसे एक्वायर किया था 5 lakhs में, 30% को भी आपने 5 lakhs में एक्वायर किया था, लेकिन हम कंसिडर कौन से वैल्यू पे कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग एट 6 lakhs, तो जो 1 लाख का गेन है वो भी रिकॉर्ड होता है CFS के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है, वी विल रिकॉर्ड एट 1 लाख गेन ऑल्सो। तो मैं इधर एक नोट लिख दूं, इधर शॉर्ट में, किधर, इन CFS गेन बुक करना पड़ेगा ऑफ 1 लाख रुपीज। मैं इसकी भी आपको एंट्री मार के दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है क्या। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यस लेट्स प्रोसीड फर्दर। अच्छा एक बात बोलूँ क्या, वैसे पेरेंट है ना, पेरेंट, ये पेरेंट है हाई स्पीड की बैलेंस शीट देखो, हाई स्पीड की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, तो अपन जब एंट्री मारेंगे तो अपन 2 पीसी नहीं बोलेंगे, हम 2 इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी मैं ये सब सिखा चुका हूँ, ठीक है, CFS वगैरह में, तो ध्यान रखना उस बात का, मैं चीज़ें सिखाऊंगा नहीं, अपन चीज़ें सॉल्व करेंगे अभी। तो अपन 2 पीसी ने 2 इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट 10 लाख पे दिखाया है, तो पहले आप जो 10 लाख कैसे आया सर, 30% 5 लाख में लिया था, फिर 25% 5 लाख में लिया है, 10 लाख हो गया। बट हमको जो पहला 30% था, दिखाओ क्या, 30% का 5 लाख पहले लिया था, फिर 25% आपने 5 लाख में लिया, बट ये जो प्रीवियसली हेल्ड है इसको हमको कितने पे लेना है, 6 लाख पे लेना है, तो पहले हम इसको 6 लाख पे लेकर जाएंगे फिर एलिमिनेट करेंगे, ध्यान रखना इसकी फेयर वैल्यू इतनी है ना। चलो वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करना है,
एनीवेज एंट्री मार तक समझ लेंगे वो चीजें, पीसी वाला पार्ट हो गया। फिर आता है स्टेप नंबर 4, दैट इज आईएनए। आईएनए में क्या आएगा, इसके सारे असेट्स, तो असेट्स में क्या है, पीपी इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिसीवेबल, डोंट फॉरगेट टू रिकॉर्ड ब्रांड ऑल्सो, ठीक है। तो पीपी इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिसीवेबल ब्रांड, ये 4 लिख देता हूं। तो मैं बोलता हूं पीपीई, क्वेश्चन खुला रखो अपने सामने, पीपीई का फेयर वैल्यू इज 7.5 लैक्स, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इज 5 लैक्स, उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स इज 50,000। आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट कैसे आया, अबे भाई ये सब्सिडरी के बुक्स वाला इन्वेस्टमेंट है, ये अलग है, ये वो पेरेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो नहीं है। फिर आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ब्रांड, हम तो एक्वायर करेंगे एट 3.5 लैक्स। उसके अलावा और एक था लेस ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल इज 1.5 लैक्स, सबका फेयर वैल्यू कंसिडर करना। तो आपका आईएनए आ जाएगा 15 लैक्स, ठीक है क्या। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 4 हो गया, आईएनए 100% के लिए इट इज 15 लैक्स। स्टेप नंबर 5 क्या रहेगा, स्टेप नंबर 5 विल बी एनसीआई, एनसीआई इज 45%। क्वेश्चन में एक चीज क्लियरली बोली थी कि जब एनसीआई कंसिडर करोगे तो एनसीआई को आपको फेयर वैल्यू पे कंसिडर करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि एनसीआई की फेयर वैल्यू पे अवेलेबल नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं अपन निकाल सके। इसको क्वेश्चन में बोला है कि कौन से वैल्यू पे लेना है, फेयर वैल्यू पे। इसका फेयर वैल्यू निकालने का एक ही तरीका बचता है, इसकी फेयर वैल्यू वैसे दी हुई नहीं है, नॉट गिवन, और कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, बट एक तरीके से निकाल सकते हो। पता है कैसे, जो आपने आज 25% परचेस किया, वो 5 लाख में परचेस किया ना, उसी को बेस मानकर, है ना सर, उसी को बेस लेना पड़ेगा, यस। तो आपने 25% खरीदा 5 लाख में, तो बाकी 45% की आपकी वैल्यू कितनी। इसी तरीके, इसमें इस तरीके से अपन हर क्वेश्चन में कभी निकालते नहीं है, बट इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए यही तरीका अपनाना पड़ेगा अपने को। तो ये हो गया स्टेप नंबर 5। फिर है स्टेप नंबर 6, दैट इज गुडविल या जीबीपी। तो देख लो, आपने पीसी दिया 55% के लिए, अच्छा अलग अलग दिखाना चाहिए, अलग अलग दिखाते हैं, चलो। पीसी दिया 25% के लिए 5 लाख, प्लस प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 30% 6 लाख, प्लस एनसीआई 45%, कितना है 45% का एनसीआई 9 लैक्स, माइनस आईएनए कितना है 15 लैक्स। तो आपको मिलेगा गुडविल। गुडविल मुझे क्या आंसर किया सबने, ऐश्वर्या संकेत प्रणव ने कहा गुडविल आता है 5 लैक्स का, वेरी गुड। तो ये सिंपल सा पार्ट हो गया। अब आपको ये नहीं पूछा था गुडविल वगैरह कितना है, आपको एंट्री मारने बोली थी, तो अपने को एंट्री मार के देनी पड़ेगी, तो देंगे इनको एंट्री मार के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जर्नल एंट्री चाहिए, इट इज अ वेरी सिंपल एंट्री। आपने जो जो एक्वायर किया, आई ने टेकन ओवर, तो एक एक एसेट को रिकॉर्ड करना। पीपीई अकाउंट डेबिट, और क्या टेक ओवर किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और क्या टेक ओवर किया, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और क्या टेक ओवर किया। एक चीज जो आप हमेशा भूलोगे, ब्रांड। अरे अपना स्टेप 4 देखो, आपको मिलेगा ना उसमें क्या क्या टेक ओवर किया, बराबर, ठीक है। 2 क्या 2 पीसी कर सकता हो क्या, 2 पीसी मत कर देना, आप करोगे 2 इन्वेस्टमेंट्स इन क्विक लिमिटेड। अब मैं इन्वेस्टमेंट को कौन से वैल्यू पे एलिमिनेट करूं, देखो अब है ना 2 तरीके इसके, मैं बताता हूं आईसीआई ने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हो, सुन लो। एक तरीका तो यह है कि पहले आप एंट्री ये मारो, पहले आप बोलो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का है ना अपने को, तो इन्वेस्टमेंट इन क्विक लिमिटेड वो 1 लाख से बढ़ेगी ना, जो प्रीवियसली हेल्ड था 5 लाख पे टेक ओवर किया, लेकिन उसकी वैल्यू 6 लाख हो गई, तो इन्वेस्टमेंट इन क्विक विल इंक्रीज बाय 1 लाख, टू पीएनएल बोलोगे 1 लाख, तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट का रिवाइज वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 + 1 इट विल बी 11 लैक्स। तो या तो आप उसको 11 पे एलिमिनेट करो पहले ये एंट्री मारकर, या तो आप 11 पे एलिमिनेट करो पहले ये एंट्री मारकर, या फिर अगर आप ये एंट्री नहीं मानना चाहते हो, आपको चाहिए कंबाइंड एंट्री, तो आप क्या करो, आप इसी एंट्री में मर्ज कर दो। आप इसको इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट करोगे 10 लैक्स पे, और 2 पीएनएल रिकॉर्ड करोगे 1 लैक्स, जो प्रॉफिट हुआ था ना, प्रॉफिट ऑन प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको ये एंट्री नहीं मारनी है, अगर आपको ये एंट्री नहीं मारनी है, तो आप कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो। आईसीआई ने कंबाइन एंट्री पास किया है, या तो ये एंट्री अलग से मारो और फिर इन्वेस्टमेंट को 11 पे एलिमिनेट करो, फिर यहां ये नहीं आएगा, फिर इन्वेस्टमेंट 11 पे बाहर जाएगा। लेकिन अगर आपको ये एंट्री नहीं मारनी है तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, हम वो करते हैं जो आईसीआई ने किया, सिंपल कहानी, क्लियर, दैट्स इट, सिंपल है यार।
तो हाँ, तू पीसी मत करना, तू इन्वेस्टमेंट किया और उस पर प्रॉफिट वगैरह भी बुक किया। उसके अलावा और क्या टेक ओवर किया, तू ट्रेड पेबल टेक ओवर किया था 1.5 लाख का। और एक और चीज आती है ना, 2 NCI, भूलोगे ये चीज। 45% के लिए कितना, 9 लाख। डिफरेंस क्या था अपना, गुडविल। अब ऊपर फिगर्स तो भरे नहीं, पीपी था 7.5 लाख, ये था 5 लाख, ये था 50,000। उसके अलावा और क्या था, ब्रांड था 3.5 लाख, गुडविल आया था 5 लाख रुपीज। दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, तो अपन ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, 6 स्टेप फॉलो नहीं करोगे, डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट करो, बट करोगे तो बेटर है, 6 स्टेप फॉलो। उसके बाद एक और चीज़ पूछी थी, दैट वॉज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पूछा था ना, तो बना के देंगे अपन इनको। बैलेंस शीट बनाना बड़ा सिंपल है, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ हाई स्पीड। हो सके तो खुद से ट्राई करने का, और मेरे मेरे साथ जब करोगे तो सिर्फ चेक करो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर, बस उतना ही चेक करना आप। हाई स्पीड लिमिटेड एज एट 1 जनवरी 12, ठीक है। देख लो, सबसे पहले फटाफट से असेट साइड आता है। असेट्स में आता है नॉन करंट असेट, उसमें आता है पीपीई, ठीक है। पीपीई कितना है, तो कैसे करेंगे, तुम्हारा पीपी ये रहा, और साथ में तुम ये टेक ओवर करना फेयर वैल्यू पे, तो 13.5 प्लस 7.5 ऐसा करके, ठीक है। तो हो सके तो खुद से ट्राई करो, उसे चेक कर लेना। तो 13.5 प्लस 7.5 लैक्स कितना हो जाएगा, इट विल कम टू 21 लैक्स, ठीक है। उसके बाद है वेरी गुड संकेत, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, वो जो टेक ओवर किया हमने 5 लाख रुपीज का। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन क्विक, दैट इज सब्सिडरी में जो इन्वेस्टमेंट किया वो, याद है, ये एलिमिनेट हो जाता है। हम तभी तो पीसी रिकॉर्ड नहीं करें क्योंकि इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। ऐश्वर्या कहते टैली भी हो गया, वेरी गुड ऐश्वर्या। उसके अलावा एक चीज आप भूलोगे, दैट इज ब्रांड। एक्चुअली इंटेंजिबल एसेट लिखना चाहिए अपने को, इंटेंजिबल एसेट्स, उसके अंदर आएगा ब्रांड 3.5 लैक्स, और एक और चीज भूलोगे वो है गुडविल 5 लैक्स। मैं बता रहा हूँ ना, भूलोगे ये दो भूलोगे, याद नहीं रहेगा आपको, ध्यान रखना। चलो, उसके बाद आपने बेसिक बेसिक चीज़ है, फिर आता है करंट असेट। करंट असेट में ट्रेड रिसीवेबल और सीसीई, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या, ट्रेड रिसीवेबल इज 1.3 लैक्स टोटल, कैसे है 1.3, 80 प्लस 50, और कैश एंड कैश एक के पास ही था 5.2 लैक्स, टोटल मारना 41 लैक्स आएगा मेरे हिसाब से, यस। उसके बाद आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, है ना। तो इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी और एनसीआई। अच्छा, ये सिर्फ याद है ना, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का आएगा, ओनली पेरेंट, यस। तो कितना आएगा ओनली पेरेंट का, 5 लैक्स। अच्छा, उसके अलावा अदर इक्विटी भी सिर्फ पेरेंट का आएगा 15 लैक्स। बट एक और चीज भूलोगे, दैट इज प्लस, जो आपको कंसो प्रॉफिट लॉस में गेन आता ना प्रीवियस इन्वेस्टमेंट में 1 लाख का, वो भी आएगा इधर, तो दैट विल बी प्लस 1 लैक्स। कितना हो जाएगा 16 लैक्स, और एनसीआई तो अपने पास निकला हुआ, दैट इज 9 लैक्स। फिर आएगा लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लोन्स, दैट विल बी 4 लैक्स, और ट्रेड पेबल्स दैट विल बी 4.5 लैक्स। टैली होना चाहिए 41 लैक्स, खत्म कहानी। देखो, मोस्टली आप जो मैंने रेड में लिखा है वो भूलोगे, ठीक है। ये 1 लाख क्या है, गेन ऑन प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट, सिंपल। दिस क्वेश्चन इज डन एंड डस्टेड। फटाफट से बता दो हो गया क्या है तुम्हारा, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, वो ये सब फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आएगा, फाइनेंशियल एसेट में आएगा, ये भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में आएगा, वो ध्यान रख लेना, ठीक है। सिर्फ अच्छे से प्रेजेंट कर देना उसको, ठीक है। हो गया क्या, फटाफट जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। यस, वेरी गुड, चलो सही है संकेत, जिनल, पूजा,
वेरी गुड, चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। गुड। डिफिकल्ट लग रहा है कि आरटीपी? अरे सिंपल क्वेश्चन था रे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने एलडीआर मार्क करवाया, क्योंकि कुछ फ्रेश है, कुछ नया है। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप एलडीआर मार्क कर देना। इनिशियल 4 से 5 क्वेश्चन लाइन से एलडीआर है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये नया है थोड़ा सा, बट सिंपल है। क्या बोलता है देखो, अपने को ओपनिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट और रिटेल प्राइस दिया हुआ है ना? ओपनिंग का भी दिया हुआ है, परचेस का भी, दोनों दिया हुआ है। इन्वेंट्री ऑन हैंड, इन्वेंट्री ऑन हैंड का मतलब होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का अपने को रिटेल प्राइस दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो कॉस्ट पे होनी चाहिए ना, वो नहीं है। और सेल्स दिया हुआ है, सेल्स के लिए अपने को सीओजीएस भी चाहिए रहता है, तो ठीक है निकाल लेंगे। अब वो बोलता है अप्लाइंग द रिटेल मेथड, कंप्यूट द फॉलोइंग। जैसे जैसे बोला वो निकालते हुए चलना। क्या चाहिए इनको? परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस। इनको परसेंटेज चाहिए कॉस्ट और रिटेल प्राइस का। इसका मतलब क्या है? अगर आप कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस करोगे, रिटेल प्राइस करोगे, तो आपको परसेंटेज मिलेगा कॉस्ट का। सिंपल, यही करना है आपको। खुद ही बोलता है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ओवर रिटेल प्राइस, तो जैसे उसने बोला वैसे निकालते हुए चलो। कॉस्ट कैसे मिलेगी? टोटल मारो ओपनिंग प्लस परचेज। रिटेल प्राइस कैसे मिलेगा? टोटल मारो ओपनिंग और परचेज का, इससे मिलेगा आपको। फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। चलो आ जाओ, साथ में करते हैं इसको भी, जितना हो सके सॉल्व करेंगे अपन, ताकि राइटिंग प्रैक्टिस अपनी होते हुए चले साथ साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एलडीआर है। तो कॉस्ट कितना है? 6250 कॉस्ट था, प्लस ओपनिंग का और परचेज का 19500, तो कॉस्ट आया 25750। फिर चाहिए रिटेल प्राइस 8000 प्लस 34000, कितना आएगा? 42000। तो अब पार्ट नंबर ए, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ओवर रिटेल प्राइस, यही पूछा है ना? तो कैसे निकालोगे? अरे 25750 डिवाइड बाय 42000 इंटू 100, तो कितना आता है परसेंटेज? जरा बताओ, बता दो इनको कितना आता है, अरे बता दो। तो 61.31 परसेंटेज आता है मेरे हिसाब से, है ना? 61.31%। देख ले एक बार, इन्होंने राउंड ऑफ करके लिया हुआ है, अपन राउंड ऑफ नहीं, अपन एग्जैक्ट लेते हैं। 61.31%, खत्म कहानी। ये पहला पार्ट था, पहला पार्ट डन। बताओ कितना इजी था। सेकेंड पार्ट चाहिए कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री तो रिटेल प्राइस पे है ना, तो इसकी कॉस्ट चाहिए। अब कोई भी चीज का कॉस्ट कैसे निकालोगे? बताए आप, ये परसेंटेज से निकाल सकते हो ना। अगर आपकी सेलिंग प्राइस इतनी है तो इसका 61% चीज कॉस्ट है। अगर सेलिंग प्राइस इतना है तो 61% कॉस्ट है। तो अगर सेलिंग प्राइस 23,000 है तो कॉस्ट कितना है इसका? 61%, 61.31%। तो निकाल लो। वैसा निकाल, इतना सिंपल काम है, बेसिक लॉजिक, बेसिक मैथ सही है यार ये। क्लोजिंग इन्वेंटरी एट कॉस्ट, क्या बोलेंगे? निकालने के 100 तरीके, अपन इजी वाला लेंगे ना। 61.31% कर लो। 23,000 इंटू 61.31%, 23,000, 141101 आ रहा है मेरे को, मैं एग्जैक्ट ले रहा हूं तो 4114,101 एग्जैक्ट। अच्छा आईसीआई ने ना इसको 61% ही लिया है, 61.31 नहीं लिया, तो मैं एग्जैक्ट आंसर निकाल के दे रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान रखना। तो देर विल बी सम थोड़ा सा छोटा छोटा वो कैलकुलेशन, क्या बोलते हैं, मैच नहीं होगा बेसिकली, मिसमैच। एनीवेज, उसके बाद क्या बोलता है? चलो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई मेरी, डन। उसके बाद वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एट कॉस्ट, सेल्स का भी आपको कॉस्ट चाहिए, सीओ। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कैसे निकालते हो मुझे बताओ? कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कैसे निकालते हो? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के दो तरीके हैं, है ना? या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। या फिर आप डायरेक्टली इसका भी 61.31 ले सकते हो, इसका भी आप 61.31 ले सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा, तो मैं दोनों से निकालूंगा। ठीक है, मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो दो तरीका है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, सबका कॉस्ट कॉस्ट लेना। तो ओपनिंग कितना था अपना? 6250 प्लस परचेज वॉज 19500 माइनस क्लोजिंग का कॉस्ट था 14101, तो ये कितना आता है आपको? दिस कम्स टू कितना आता है? 11649। एक तरीका ये है,
या फिर आप कह सकते हो और जो आपकी सेल्स थी 19,000 सेल्स थी आपकी, उसका भी 61.31% करोगे तो सेम आंसर आना चाहिए। 19,000 इंटू 61.31% सेम आंसर आता है, खत्म कहानी, देख लो ना, सेम आंसर आता है। डन, ठीक है। और डी वाला पार्ट क्या पूछा है अपने को, ये भी हो गया। फिर आता डी वाला पार्ट, प्रॉफिट अर्नड, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बेचने पे प्रॉफिट कितना आया। तो यार ये जो COGS है माइनस योर सेलिंग प्राइस विल बी द प्रॉफिट एलिमेंट ना यार। तो आओ डी पार्ट, प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो प्रॉफिट मिलेगा, बुद्धि लगानी नहीं है। 19,000 माइनस 11,649 तो आएगा प्रॉफिट, कितना आता है, माइनस 11,649 7,351, सिंपल, खत्म कहानी। अच्छा डन, यस। मैं आपको बता दूं एक बार ICI ने कैसे कर रखा है। ICI ने इसको नेट करके 16% लिया था। अच्छा देखो ये पहले वाले क्वेश्चन में प्लीज़ वो फिनेंशियल एसेट वगैरह में क्लासीफाई कर देना, जो जो चीज़ें फिनेंशियल एसेट में आती है, फिनेंशियल लायबिलिटी में आती है, ठीक है, वो तो हो जाएगा। अब देखो इन्होंने 61% नेट लिया हुआ है, 0.31 नहीं लिया, आपने 0.31 लिया तो थोड़ा बहुत माइन्यूट फर्क आएगा, तो रोना धोना मत उस केस में। अगर वैसा नहीं चाहिए तो एग्जैक्ट ले लो फिर जो ICI ने लिया। बट अपन तो डेसिमल 2 डेसिमल लेते हैं ना, अपने को सपना धुनाने वाले क्या करने वाले हो, तो 2 डेसिमल लेके चलो, चलेगा। चलो क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 LDR, बहुत ही शानदार। फिर आता है इंडेस 19। अब जिसने ये इंडेस कर रखा है उसी को आएगा ये वाला क्वेश्चन। क्या बोलते हैं सुनो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट, क्या चाहिए, नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी, एक तो ये चाहिए, एंड एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, जो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर वो बताओ, ठीक है, बता देंगे। सबसे पहले नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी चाहिए, तो ये DBO का आपको कैलकुलेशन दिया हुआ है, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का, प्लान असर का कैलकुलेशन दिया हुआ है, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे भी है, ठीक है, थोड़ा ये पेज पे भी है। तो अपने को क्या चाहिए, नेट नेट का बैलेंस, क्या आपको पता है ना, बैलेंस शीट में नेट ऑफ करके दिखाते हैं अपन। तो सबसे पहले अगर आप हेडिंग पढ़ोगे तो वो ऐसा कुछ दिया हुआ, पता, चेंजेस इन डेमोग्राफिक अजम्पशंस, चेंजेस इन फाइनेंशियल अजम्पशंस। अरे ये सब जो चेंजेस होते हैं अजम्पशन में चेंज होते हैं, आपको मैंने सिखाया था 19 के अंदर, व्हेन देयर आर चेंजेस इन अजम्पशंस तो वो एक्चुएरियल गेन्स एंड लॉस होता है DBO के ऊपर, बराबर। अजम्पशन का चेंज मतलब एक्चुएरियल गेन लॉस ऑन DBO, बराबर। और एक्चुएरियल गेन लॉस हमेशा जाता है OCI के अंदर, अपने को OCI वाला पूछा ही नहीं है, अपने को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस वाला पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना। एनीवेज चलो कर लेते हैं आगे। हाँ तो अब DBO का नेट वाला बैलेंस शीट, नेट क्या होता है, बैलेंस शीट में आप DBO और PA को नेट करके दिखाते हो, तो पहले इसका क्लोजिंग ढूंढो, तो जितने पॉजिटिव है वो प्लस करो और जो नेगेटिव है उसको माइनस करो, ठीक है, जो नेगेटिव है उसको माइनस करो। एक्सपेंस वेरिएंस, ये वेरिएंस मतलब वही असम्पशन का चेंज, तो अगेन एक्चुअल गेन लॉस वगैरह अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता, OCI में जाता है वो सब। इसका पहले नेट करके निकाल लो, ठीक है क्या, तो मैं आपको लिख के देता हूं इधर, इसको इधर ही सॉल्व कर ले, क्या इसको यहीं सॉल्व कर लेते ना अपन, उसमें कुछ झंझट करे। तो नेट नेट का बैलेंस बता दो, नेट, तो इसका नेट आता है, अच्छा मैं आपको हेल्प कर दूंगा, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे अपन। इसका नेट आएगा 75.07, इसका नेट आएगा 63.25, बराबर क्या। प्लान असेट का आएगा जो पॉजिटिव है ऐड, जो नेगेटिव है माइनस, सिंपल, टेबल पूरा बना के दिया हुआ है आपको, और इसका आएगा 21.81, इतना सिंपल सा आता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपके सारे क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। अभी किस चीज के, वो अपन हेडिंग बना लेते एक बार अच्छे से, ठीक है। ये आपका करंट ईयर का DBO, ये ओपनिंग अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग बोलता हूं, ये क्लोजिंग DBO, ये ओपनिंग DBO, ठीक है, ये क्लोजिंग प्लान असेट और ये ओपनिंग प्लान असेट, ये है बेसिकली, ठीक है। अब अपने को नेट नेट का क्लोजिंग का बैलेंस चाहिए, नेट का, तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों निकाल लेते हैं क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों निकाल लेते हैं। चलो ओपनिंग DBO और ओपनिंग PA पहले कंपेयर करो, ओपनिंग DBO और ओपनिंग PA कंपेयर करो। तो एक काम करो, आ जाओ अगला पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन 3, ठीक है, देख लो, ओपनिंग नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी, तो ये मेरा ओपनिंग DBO लो, ओपनिंग DBO इज 63.25,
और ओपनिंग पीए लो, तभी तो आपको ओपनिंग नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी मिलेगा। इट इज 21.81 बराबर, तो कितना आता है, इट इज इक्वल टू 41.44। फिर आप लोग क्लोजिंग नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी, तो इसमें क्लोजिंग डीबीओ लो माइनस क्लोजिंग प्लान एसेट करो, तो आपको मिलेगा, वैसे पूछा क्लोजिंग ही था, मैं फिर भी दोनों निकाल के दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो कितना आ गया 75.07 माइनस 33.39, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 41.68 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज है डीबीओ के अंदर बाय 0.24। एनीवेज इंक्रीज तुमसे किसी ने पूछा नहीं है, तो ये मेन ये चाहिए था क्लोजिंग वाला पार्ट, पहला पार्ट, ये फर्स्ट चीज पूछी थी। सेकंड पूछा था पीएनएल में क्या क्या जाएगा, तो पीएनएल में क्या क्या जाएगा आप देख के बताने का, सिंपल है। जैसे ये करंट सर्विस कॉस्ट, क्या ये पीएनएल में जाता है, द आंसर इज यस, ये पीएनएल में आता है। इंटरेस्ट कॉस्ट, क्या ये पीएनएल में आता है, द आंसर इज यस। करंट ईयर का लेते हुए चलो, तो करंट ईयर आपका क्या ये है, तो करंट ईयर का ये। अच्छा, डेमोग्राफिक एक्चुअल में आता है, तो ये जाता है ओसीआई में, बराबर, ये जाता है आपका ओसीआई में। उसके अलावा एक्सपेंस वेरिएंस, ये भी ओसीआई में जाता है। बेनिफिट्स पेड का कोई इंपैक्ट नहीं होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। इन्वेस्टमेंट इनकम, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है वैसे प्लान एसेट पे इन्वेस्टमेंट इनकम होती है ना, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम की तरह। उसके बाद एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन का प्रॉफिट लॉस में कोई इंपैक्ट नहीं है। और रिटर्न ऑन प्लान एसेट, जब प्लान एसेट पे रिटर्न आता है ना, तो अब इन्वेस्टमेंट इनकम की रिटर्न अलग से दिखी हुई है, मतलब ये जो रिटर्न होगा ये आपका एक्चुएरियल गेन लॉस ऑन प्लान एसेट होगा। प्लान एसेट पे दो तरह की इनकम होती है, एक होती है इन्वेस्टमेंट इनकम और एक होती है जो आपकी एक्चुअल रिटर्न और जो इन्वेस्टमेंट इनकम उसका डिफरेंस को बोलते हैं एक्चुअल गेन लॉस ऑन प्लान एसेट। जब देखोगे तो याद आएगा, तो ये है, तो ये तो ओसीआई में जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया ये, एक तो इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया, करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट, तीन चीजें हो गई, बस लिख देना उसको। किधर गया, एक सेकेंड, ये रहा। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके क्या क्या आएगा, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के हेड के अंदर सीएससी इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो सीएससी कितना आएगा एक बार देख लेते हैं क्या। आप चाहो तो इसमें भी आप करंट और प्रीवियस ईयर दे सकते हो, आपको अगर देना है सपोज प्रॉफिट एंड लॉस में भी, इफ यू वांट टू गिव करंट ईयर प्रीवियस ईयर, तो आप दे सकते हो कि करंट ईयर में कितना था 5.84, प्रीवियस ईयर में था 4.97, ये कितना है 4.27, 3.56। फिर है इन्वेस्टमेंट इनकम, कितना है वो आपके नेगेटिव जैसे आएगा, तो ये 1.47, ये 1.12, मेरे ख्याल से ये है कहानी। मैंने नेगेटिव क्यों लिखा है, अरे ये इनकम है ना, तो एक्सपेंस साइड में नेगेटिव दिखेगा ना, ये ऐसा ही आपका एक्सपेंस रिड्यूस करता है ना, सिंपल। क्लियर है, यहां तक खत्म कहानी, हो गया ये वाला पार्ट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको देख के, क्योंकि नया तो देख के डर लगता है ना, जब कोई भी चीज नहीं होती तो देख के आपको डर लगेगा, बट वैसा कुछ है नहीं डरने जैसा, तो इट इज रिलेटिवली वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो खत्म, इसको मैं एलडीआर नहीं मार्क करूंगा, सिंपल था वो। फिर आता है इंड AS 102, अगेन अ वेरी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी अपन एलडीआर नहीं मार्क करेंगे, लेकिन सॉल्व जरूर कर लेते हैं अपन। देखो जो भी नया चीज है वो सॉल्व करेंगे, जो भी पुराना पुराना है सेम सेम था उसको अपन सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल है। चलो आ जाओ, इंड AS 102 क्या बोलता है देख लो, बोलता है एंटिटी ए रन्स अ कॉपर माइनिंग बिजनेस, ईयर एंडेड क्या है, ईयर एंडेड 31 मार्च, डिविडेंड डिक्लेयर किया है शेयर्स पे टू अक्रू टू द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड। अब ये डिविडेंड डिक्लेयर करना है ना, सिर्फ टाइम पास बोला हुआ, मतलब इसका कोई इंप्लीकेशन नहीं है। आधे लोग वो देखकर डर जाएंगे, अरे ईसॉप का डिविडेंड में क्या होगा, कुछ नहीं होएगा, है ना, कुछ नहीं होएगा। चलो, इफ द कंडीशन इज मेट, और 3 साल तक रहने का है, ठीक है। उसके बाद उनको एम्प्लॉय को शेयर्स वगैरह मिलेगा, ओके। द एंटिटी एस्टिमेट दैट 1 अप्रैल इज द शेयर्स वैल्यूड एट 10 रुपीज, ओके। द ग्रांट डेट ऑफ द फेयर वैल्यू इज ₹10, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटिटी प्रिपेयर्स एनुअल स्टेटमेंट्स ऑन 31 मार्च, ऑन 1 अप्रैल 10 एस्टिमेट है 800 का, फर्स्ट ईयर के एंड का एस्टिमेट है 780 का। मेरे लिए फर्स्ट डे का एस्टिमेट कोई काम का नहीं है, मैं तो ईयर एंड पे खर्चा बुक करता हूं, तो फर्स्ट ईयर के एंड का जो एस्टिमेट है वो काम का है मेरे लिए, बराबर। तो ये एस्टिमेट मैं यूज करूंगा। फिर सेकेंड ईयर में ये मेरा एस्टिमेट है, इसको मैं यूज करूंगा, और थर्ड ईयर का मेरा एस्टिमेट 750 रहता है। उसके अलावा बोलता है on 1st April as a part of long term incentive scheme, entity A provisionally awards its employees 1000 shares receivable on 31st March, explain the accounting treatment for the share based payment,
द रिक्वायरमेंट इज अ सर्विस कंडीशन वुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द फेयर वैल्यू। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ फटाफट से कैसे करना है इसको। एक तरीका है पूरा टेबल वगैरह बनाओ, या एक तरीका अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ खेलाकूदी करने का जरूरत नहीं है। एक तो आप टेबल बना सकते हो हर साल का कितना खर्चा बुक करना है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप बुक करोगे ईयर 1 के एंड पे, आपका ईयर 1 का एंड है 31 मार्च 11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर। एंट्री आएगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, शेयर्स दोगे तो आप बोलोगे टू एसबीपी रिजर्व। अब खर्चा कितना बुक करेंगे, तो फर्स्ट के हिसाब से आपका जो एस्टिमेट था वो कितना था ईयर 1 में, आप बोलोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू कितने ऑप्शंस देने वाले हो आप, 780 शेयर्स देने वाले हो ना। कुछ नहीं बोला तो एक, हाँ एक एम्प्लॉय को एक शेयर ऐसा मान लो, चलो 800 शेयर से डायरेक्टली दिया हुआ है। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस वो सेम आ गया, इनटू फेयर वैल्यू 10 इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड, बस माइनस एक्सपेंस, तो आपने प्रीवियस में कुछ बुक नहीं किया तो कितना आएगा 2600 आएगा मेरे हिसाब से, बराबर। फिर आएगा ईयर 2 का एंड 31 मार्च 12, एंट्री विल बी द सेम, यही एंट्री रहेगी। सिर्फ कैलकुलेशन में क्या है आप लोगे 750 इंटू 10 इंटू 2/3 माइनस 2600, तो आपका एक अमाउंट आएगा, कितना आता है जल्दी बताओ, मेरे ख्याल से इट कम्स टू 2400। यस, फिर आएगा ईयर 3 का एंड 31 मार्च 13, तो आप उसमें क्या बोलोगे, एंट्री तो सेम रहेगी आपकी। ठीक है, बस अमाउंट में क्या रहेगा 750 शेयर्स और एम्प्लॉयज है इंटू 10 इंटू 3/3 माइनस 2600 माइनस 2400, तो कितना आ जाएगा आपका 2500। दैट्स इट। अगेन अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, एक बार करने की देरी है, एक बार करोगे तो बहुत सिंपल लगता है फिर ये सब चीजें। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अरे समझता है क्या तुमको यहां तक, फटाफट से बताओ। यस डन, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, अब एक बात ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये मैं एलडीआर मार्क करवाता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज अ लिटिल बिट वियर्ड क्वेश्चन। इसको पढ़ के अपने 101 के कंसेप्ट को डाउट मत करना, मतलब आपको लगेगा ना अरे मेरे को यार ये तो हमने किधर देखा ही नहीं है वो, तो लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, इससे आप डीमोटिवेट वगैरह मत होना। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ा थियरी क्वेश्चन है, इसलिए आपको देख के लगेगा अरे क्या ही है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें एएस वगैरह का रेफरेंस दिया हुआ है, इसमें एएस वगैरह का रेफरेंस दिया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सिंपल ही है ये भी। ठीक है, टेंशन मत लो, आ जाओ। तो क्या बोलता है सुनो, एबीसी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इज इन द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस एंड अदर हाइड्रोकार्बन रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, ओके। आगे बोलते हैं इट ऑपरेट्स ओवरसीज प्रोजेक्ट डायरेक्टली एंड और थ्रू सब्सिडरीज by participation in various joint arrangement and investment in associates. The company was following accounting standards as notified under Companies Act rules. However, it adopted Ind AS. Ind AS अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। मैंने बोला शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, Ind AS अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, फिर बोलता है गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एज पर एएस, तो उन्होंने पहले गुडविल बुक किया एज पर एएस, मैंने बोला शाबाश। अब एएस में जब गुडविल बुक किया, ठीक है, तो लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन वगैरह भी किया सब्सिडरीज का। ठीक है, उसके अलावा अब एक बात ध्यान से सुनना, ये 101 है, मतलब फर्स्ट टाइम अडॉप्शन है ना, तो कुछ कुछ चीजें यहां वहां की आएगी। क्या बोलता है, एबीसी कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब कंसोलिडेशन किसके साथ करता है, वो खुद एक पेरेंट होगा और उसने एक सब्सिडरी को टेक ओवर किया रहेगा, ऐसा ही कुछ हुआ रहेगा ना। देखते ऊपर क्या बोला था उसने, हाँ एबीसी पब्लिक लिमिटेड है, ठीक है, और इट ऑपरेट्स प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली थ्रू सब्सिडरीज एंड जॉइंट अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो ये सब्सिडरी वगैरह के साथ, जॉइंट अरेंजमेंट, एसोसिएट के साथ काम करता है, मतलब वो पेरेंट भी है और उसकी सब्सिडरीज भी होगी। तो जब उसने एक्वायर किया ना सब्सिडरी को, तो कुछ गुडविल आया रहेगा ना, तो पहले तो उसने गुडविल एज पर इंड AS 2127 रिकॉर्ड किया। ठीक है, उसके अलावा दे हैज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन द वैल्यूएशन ऑफ अंडरलाइंग गैस एंड ऑयल रिजर्व्स। अब ये जो रिजर्व टर्म है, रिजर्व, इस रिजर्व वर्ड से मत कंफ्यूज हो जाओ, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। दे हैव नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन द वैल्यूएशन ऑफ अंडरलाइंग ऑयल एंड गैस, इसका मतलब जब एबीसी ने अपने सब्सिडरी को टेक ओवर किया तो एक इंटेंजिबल राइट भी था,
एक इंटेंजिबल राइट भी था विच वॉज नॉट टेकन ओवर, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली। आप लिख दो इधर बाजू में, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली बाय पेरेंट, क्योंकि एएस में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट था ही नहीं सेपरेट रिकॉर्ड करने का। इंडेस में बोलता है ना कि सामने वाले के बुक्स में भले ना हो, तुम्हारे लिए राइट है तो तुमको रिकॉर्ड करना चाहिए। ये रिजर्व वर्ड से मत कंफ्यूज है ना, रिजर्व मतलब लगता है कि अदर इक्विटी आइटम होगा, नहीं भाई, वो आपको बताना चाहता है कि एक इंटेंजिबल राइट था, नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन वैल्यूएशन ऑफ अंडरलाइन ऑयल एंड गैस, है ना, तो वो उन्होंने कंसिडर नहीं करा, मतलब उन्होंने उसको एक सेपरेट इंटेंजिबल रिकॉर्ड नहीं किया। जब आप किसी चीज को आईएनए में सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो गुडविल का पार्ट बन जाता है। क्यों? बिकॉज गुडविल इज द बैलेंसिंग फिगर ना। तो अगर कोई चीज आप आईएनए में रिकॉर्ड नहीं करोगे तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ गुडविल। तो मैं आपको एक चीज लिखा देता हूं, इफ नॉट रिकॉर्डेड इन आईएनए इट बिकम्स पार्ट ऑफ गुडविल स्लैश जीबीबी, वो गुडविल जीबीबी का पार्ट बन जाता है। ठीक है, चलो एनीवेज, तो ये आप ध्यान रखना। तो तभी एएस वगैरह में हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बोलता है द कंपनी फर्दर कंसिडर दैट इन ऑयल एंड गैस कंपनीज द गुडविल जनरेटेड ऑन एक्विजिशन ऑफ mineral rights either through joint control entities or subsidiaries inherently derives its value from the underlying mineral rights and ठीक है, and value of goodwill depletes, value of goodwill को लोग डिप्लीट करते हैं, ठीक है। therefore taking a prudence approach considering the above substance the company amortize the goodwill। अब ये amortization वगैरह वो कहां करता था? वो एएस में करता था। एएस में गुडविल का amortization चलता था, गुडविल वॉज amortized in एएस। कहां होता था वो? एएस में होता था, ठीक है, एएस में होता था, ध्यान रखना। इंडेस में अलाउड है क्या एमोटाइजेशन? नहीं, इंडेस में गुडविल कैन नॉट बी एमोटाइज, इट इज ओनली टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एनुअली, ये बात आपका ध्यान रखना, ठीक है। तो वो गुडविल को एमोटाइज कर रहा था, कोई बात नहीं है, यूजिंग सम अप्रोच। दिस अलाउड द कंपनी टू यूटिलाइज द वैल्यू ऑफ गुडविल ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ मिनरल राइट्स एंड चार्जिंग ऑफ द गुडविल ओवर द लाइफ ऑफ रिजर्व्स, ठीक है। फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर 1011 द कंपनी हैज अवेल्ड ट्रांजिशन एग्जेम्पशन अंडर 101 एंड हैज नॉट अप्लाइड प्रिंसिपल्स ऑफ 103। अब आपको अगर 101 थोड़ा सा पता है तो उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए क्या बोलता है? आप चाहो तो बिजनेस कॉम्बिनेशन रेट्रोस्पेक्टिवली आपको अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। क्या बोलता है? आप चाहो तो आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, जो पुराने एज पर एएस हो चुके वो हो चुके हैं। आप जो वैल्यू पे एएस में रखे थे उसी वैल्यू पे इंडेस पे ले आओगे, ठीक है। आपने जिस वैल्यू पे एएस में रखा था उसी वैल्यू में आप इंडेस में उसको ले आना, ये अलाउड है, ठीक है, ये अलाउड था 101 में। लेकिन अब कुछ दो नई बातें हैं। जब आप 101 में लेकर आओगे तो जो गुडविल एएस में था एज इट इज, जो बैलेंसिंग फिगर गुडविल का, वो इंडेस में आ जाएगा। इंडेस में आने के बाद क्या गुडविल की एमोटाइजेशन कंटिन्यू रह सकती है? नहीं रह सकती। सपोज आपका एएस में गुडविल था 1000, आपने 2-3 साल एमोटाइज किया तो 300 आपने एमोटाइज कर दिया, बच्चा अभी 700 है, ठीक है। ये एएस की कैरिंग अमाउंट है, जो एएस की कैरिंग अमाउंट है वो बनेगी इंडेस की कैरिंग अमाउंट 700। अब एक बार इंडेस में आ गया तो इसको आप एमोटाइज नहीं कर सकते, इट कैन ओनली बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एनुअली। एएस में कर रहे थे, ठीक है, उसको मत चेंज करो, पुराना हो गया हो गया। इंडेस में आने के बाद इसकी कैरिंग अमाउंट आप चेंज नहीं कर सकते, ये पहला चीज। सेकेंड चीज, मैंने क्या बताया था, एक इंटेंजिबल जो आपने अलग से रिकॉर्ड नहीं करा था वो तो गुडविल का पार्ट बन गया था। अब जब आप इंडेस में आओगे तो आपको वो इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उतने वैल्यू से आपको गुडविल कम करना पड़ेगा। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब आप इंडेस में आ गए, इंडेस में आ गए, गुडविल का जो एएस में कैरिंग अमाउंट था यही कैरिंग अमाउंट बनेगा इंडेस का गुडविल का कैरिंग अमाउंट, ठीक है। लेट्स अज्यूम कर लेते, किधर अमाउंट तो दिया हुआ नहीं है तो अज्यूम कर लेते इट इज 700, तो मैं 700 पे टेक ओवर कर लूंगा, पहला चीज। सेकेंड चीज, वो जो इंटेंजिबल था उसको बोलते हैं इंटेंजिबल राइट, वो जो इंटेंजिबल राइट था इसको आपको रिकॉर्ड करना है सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड। तो सपोज इसका वैल्यू मैं अज्यूम कर लेता हूं, इसका वैल्यू लेट्स से इट इज 200। तो अब आपका जो गुडविल है वो गुडविल आप 700 था, 700 नहीं दिखाओगे, आप बोलोगे वो जो राइट है वो राइट 200 पे रिकॉर्ड होगा,
बाकी पे गुडविल 500 का रिकॉर्ड होगा। ये वैल्यूज कहां से आई सर? ये वैल्यूज अज्यूम्ड है, अज्यूम्ड वैल्यूज हैं, ये सब अज्यूम्ड वैल्यूज है, ये वैल्यूज किधर दी हुई नहीं है ऐसा। और एक बार गुडविल आ गए, गुडविल नेवर एमोटाइज्ड, only test in Ind AS. It is only tested for impairment annually. Goodwill is never amortized. It is only tested for impairment annually. Simple, खत्म कहानी। ये था पूरा कंसेप्चुअल ज्ञान इसका। अब इन लोग क्या बोलते हैं देख लो, ये लिख लो आप, पहले लिख लो, चलो 2 सेकंड दे रहा हूं आपको, 10 सेकंड दिया, लिखो फटाफट, फिर आपको वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ के खत्म करते हैं इसको, ठीक है? चलो कर लो कर लो कर लो। लिखा? ओ हीरो लोग, लिखा गया? नीचे ये लो, चलो डन। अब सुनो, वापस एक बार बता दूं क्या बोला। इंड एस में हम एग्जाम्शन ले रहे कि हमको 103 रेट्रोस्पेक्टिव फॉलो नहीं करने का, कोई बात नहीं। जो एएस की कैरिंग अमाउंट है, जो एएस की कैरिंग अमाउंट है, वही इंड एस की कैरिंग अमाउंट बन जाएगी, ठीक है? उसके अलावा इंटेंजिबल जो आपने रिकॉर्ड नहीं करा था, वो आपको सेपरेटली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो वो उतने से गुडविल कम होना चाहिए ना। तो सपोज इसकी वैल्यू 200 थी, तो आप गुडविल 700 नहीं, गुडविल दिखाओगे 500 और इसको दिखाओगे 200 पे। और गुडविल आज के बाद एमोटाइज मत करना, ओनली टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली। मैंने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए, ठीक है? अब देखो क्या बोलता है वो, ABC considering the substance over form of goodwill in the nature of acquisition intends to continue amortization. They want to continue amortization जो AS में कर रहे थे, वो उनको इंड एस में भी फॉलो करना है ना? इज इट अलाउड? मैं बोलूँ नॉट अलाउड। इंड एस में आने के बाद नहीं चॉल्वे। कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर इंड एस फॉर एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल बाय द कंपनी, स्टेट वेदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज बराबर है या नहीं है। तो उन्होंने ज्ञान दिया हुआ आपको, चाहिए तो मैं ज्ञान के अंदर भी आपको ना रेलिवेंट चीजें मार्क करवा देता हूँ। आ जाओ फटाफट से, जल्दी से आ जाओ। इट इज़ ऑन पेज नंबर आपको 22 पे मिलेगा, ठीक है? आई होप आप आरटीपी लेके बैठे हुआ, गधे जैसे बिना आरटीपी के बैठे तो और मजे, और अच्छी बात है आपके लिए, वेरी गुड। सुन लो, अब सबसे पहले रेफरेंस देते हैं इंडेक्स 101 का, ठीक है? कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व शाल बी द कैरिंग अमाउंट इन एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंडेक्स, ठीक है? सिंपल। उसके अलावा सीधा काम की बात करते हैं। Since the right was not recorded in the books at that time, value of goodwill subsumed of that intangible should be separately identified in the books. Hence, the value of goodwill will be reduced accordingly. An intangible for rights for using mine should be recognized. ये जो मैंने आपको लिखाया था ये चीज़, ठीक है? आगे उसके अलावा once goodwill is recognized in the opening balance sheet, entity has to follow provision of Ind AS, which is goodwill is not amortized but rather tested for impairment annually. बस ये वो ज्ञान है जो मैंने आपको सब समझाया विद द हेल्प ऑफ अमाउंट्स, ठीक है? एकदम सिंप्लीफाई कर दिया मैंने आपके लिए, ध्यान रखना। चलो, सबको समझता है ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, दिस वॉज समथिंग न्यू, तो अच्छी बात है ये। देखो आरटीपी में ऐसा आता है चीज़ें, जैसे अभी एक इंडेक्स 23 वाला क्वेश्चन करेंगे अपन, ये भी कुछ नया क्वेश्चन है। मतलब ये कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि जो एग्जिस्ट ऑलरेडी करते थे। इट इज पॉसिबल कि ऐसे कुछ कंसेप्ट भी है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, पहले इसके ऊपर कोई क्वेश्चन था ही नहीं, अब अचानक से आरटीपी में नया क्वेश्चन आ गया, तो देख लेने का आरटीपी के अंदर, लोड लेने का नहीं ज़्यादा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडेक्स 23 का। मैं बता दूं क्या, अभी कभी कभी ये भी होता है, आरटीपी मई 23 के है ना, तो मई 23 में नहीं पूछेगा, नवंबर 23 में पूछेगा। जब भी पूछेगा अपने को करके जाना बराबर, तो ये अपने को करना है, ध्यान रखना। तो इंडेक्स 23 एलडीआर है, कर ले वाला पार्ट क्या? चलो कर लेते, क्या बोलता है देख लो। LT is in the process of construction of building. The construction process is expected to take about 18 months. चालू होएगा 1 Jan से, चलेगा 30th जून तक। The building meets the definition of a qualifying asset. अच्छा कोई बात नहीं, तो 18 months चलेगा काम, तो क्वालिफाइंग असेट तो है। 4 खर्चा किया आपने, एक 1 Jan को, एक 30th जून को, एक 31 मार्च को, एक 30th जून को,
ठीक है, 11 में शुरू किया, फिर 11, फिर 12, फिर 12, ऐसा खर्चा किया। अब बोलता है ऑन 1 जुलाई LT इशूड 10% डिवेंचर्स फॉर 50 करोड़। मतलब बोरिंग कब लिया? बोरिंग डेट इज 1 जुलाई। तो इसके पहले आप कोई भी कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन आप कब से कर सकते हो? जब से बोरिंग लिया है तब से। अगर बोरिंग नहीं थी तो आप, अरे यार अगर आपने खर्चा खुद के फंड से किया है तो आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते ना यार, है ना? तो आप बोरिंग जब से लिया तब से ही आप कैपिटलाइज कर सकते हो, इस बात का आप ध्यान रखना। ये बात समझती है आपको? यस। आगे क्या बोलता है? द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिबेंचर्स फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनी जनरल बोरिंग्स। ठीक है, ये बोलता है जनरल बोरिंग है और एक ही बोरिंग है जनरल वाली, तो ये जो रेट है यही आपका हो जाएगा कैपिटलाइजेशन रेट। अपन निकालते हैं ना जनरल बोरिंग में कैपिटलाइजेशन रेट, यही हो जाएगा। ठीक है, विच इट यूजेस टू फाइनेंस द क्वालिफाइंग एसेट। एलटी हैड नो बोरिंग्स बिफोर 1 जुलाई। कोई बोरिंग पहले से नहीं थी। एंड डिड नॉट इंकर एनी बोरिंग कॉस्ट बिफोर दैट डेट। पहले से कोई भी बोरिंग नहीं थी। ठीक है, फिर बोलता है एलटी इंकर 25 करोड़ बिफोर ऑब्टेनिंग जनरल बोरिंग एंड 25 करोड़ आफ्टर ऑब्टेनिंग जनरल बोरिंग। बट ये आप ये नहीं बोलने का कि 25 करोड़ तो पहले इंकर होगा तो उस पर आप कैपिटलाइज करोगे नहीं, कुछ भी करेंगे। कितना करेंगे, कैसे करेंगे, बताता हूं आगे। फॉर ईच ईयर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च 11, 12 एंड 13, टोटल 3 फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो गया। 31 मार्च 11 का ईयर एंड, 31 मार्च 12 का ईयर एंड, 13 का ईयर एंड। कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट दैट एलटी इज परमिटेड टू कैपिटलाइज एज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट दैट एलटी इज परमिटेड टू कैपिटलाइज। ठीक है, ये अपने को पूछा है, तो आप अब कैसे करोगे? ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब कैसे करना है मैं आपको हिंट देता हूं। ठीक है, बहुत जरूरी है ये चीज। जैसे आपने ये खर्चा किया 5 करोड़ का फर्स्ट डे पे, ये तो आपने फर्स्ट डे पे खर्चा किया। मैं बोलूं ये खर्चा हुआ पूरे 18 मंथ्स के लिए होगा। दिस एक्सपेंस वुड हैव बीन आउटस्टैंडिंग फॉर फुल 18 मंथ्स। दिस एक्सपेंस वुड हैव बीन इनकर्ड फॉर फुल 18 मंथ्स ना। कैसे? 1 जैन से खर्चा करना शुरू किया और ये जब कोई खर्चा फर्स्ट डे पे करोगे तो इट शुड बी कैपिटलाइज फॉर 18 मंथ्स। इसका इंटरेस्ट 18 महीने कैपिटलाइज होना चाहिए। लेकिन अब ये 18 महीने का बाइफर्केशन देखो, ये 18 महीना कब से कब तक है? ये है 1 जैन से लेकर 30 जून तक। तो जितना भी 1 जैन से लेकर, सॉरी 1 जैन ना, क्या मैं ऐसा बोल दूं, जब तक आपने बोरिंग नहीं ली थी उतने महीने का आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते। जब तक आपने बोरिंग नहीं ली थी तब तक आप उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब टिल 1 जुलाई 11, 1 जुलाई 11 तक कितना महीना बीत चुका है? 6 महीना। तो इसमें आप कोई कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते इस खर्चे के ऊपर। अच्छा, इसके जो बाकी 12 महीने हैं, रिमेनिंग मंथ्स, जो 12 महीने बचते उसमें आप कैपिटलाइजेशन कर सकते हो। तो आप बोलोगे नहीं सर, जब मैंने एक खर्चा कर दिया तब तो मैंने अपने फंड से खर्चा किया था, लोन तो मैंने बाद में लिया है, तो मैं इस खर्चे पे क्यों कैपिटलाइजेशन करूं? बोरिंग कॉस्ट में कभी आपको यह नहीं देखना है कि जब मैंने खर्चा किया तब लोन लिया था कि नहीं लिया था। वो बोलता है खर्चा तुमने अपने जेब से किया, लोन चलो बाद में ले लिया। तो कैपिटलाइज आप जब लोन लिया तब से लेकर टिल द एंड डेट तक कैपिटलाइज कर पाओगे। भले ही आपने अपने जेब से खर्चा किया है बट बाद में लोन लिया ना इस चीज के लिए, तो जब से लोन लिया तब से कैपिटलाइजेशन परमिट करेंगे। पहले 6 महीने इसके लिए कोई लोन था नहीं अपने पास, तो अपन इसका 6 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते। मतलब 1 जैन से लेकर 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आप जो भी कैपिटलाइजेशन करोगे वो रिमेनिंग 12 महीने के लिए करोगे। ऐसा होता है इस केस में। ठीक है, ये आपको समझ के लेना है, पहला कंसेप्ट है ये। तो मैं आपको सब कुछ लिखाऊंगा, आपको चिंता मत करना, सब कुछ लिखाऊंगा मैं आपको, बस चीजें सिर्फ समझ के लो। ठीक है, आपको कोई कोरिलेशन नहीं चाहिए होता है कि भाई जब खर्चा किया तब लोन था कि नहीं था, वो नहीं देखना है आपको। वो बोरिंग कॉस्ट कभी चेक करना आपको बोलता ही नहीं है कि कोरिलेशन चेक करो कि जब खर्चा किया था बोरिंग था कि नहीं था, फर्क नहीं पड़ता। खर्चा भले पहले कर ले, लोन बाद में ले ले, तो जब लोन लिया ना उस दिन से आपको परमिट करेगा फिर, ऐसा। ठीक है, ध्यान रखना। और पुराने वाले खर्चे भी परमिट कर देगा वो, ऐसा नहीं कि जब लोन लिया उसके बाद वाले खर्चे परमिट करेगा। लोन लेने के जो पहले के खर्चे उस पर ही परमिट करेगा, बट किस डेट से परमिट करेगा? जिस दिन से लोन लिया है उस दिन से परमिट करेगा। अब इसको सर हम प्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सिंपल है, आपको 3 ईयर का पूछा है, 11, 12, 13, ऐसे 3 साल का पूछा है ना आपको, तो हम 3 साल में बांट देते हैं इसको। आ जाओ, तो सबसे पहले आता है, एक कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये आरटीपी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मुझे लगता है
जितने भी क्वेश्चन थे उस पर सबसे ढंग का एक अच्छा क्वेश्चन वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले अपने बोलते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11। इस साल में अपन ने खर्चा तो किया था बट वी डिड नॉट टेक एनी बोरिंग्स, नो बोरिंग्स टेकन। इस वाले ईयर में ईयर एंडेड 31 मार्च 11 में अपन ने सिर्फ एक खर्चा किया था, वो किया था 1 जैन 11 को 5 CR का। बट इसमें आप इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करोगे? नील। क्यों? क्योंकि नो बोरिंग्स वर टेकन, क्योंकि आपने कोई बोरिंग लिया ही नहीं है, तो इस पर आपको इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते। हाँ, अगले साल से शायद कुछ कैपिटलाइज करेंगे आप, ध्यान रखना। ये आपका फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर में इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस साल तक आपने एक ही खर्चा किया है 5 करोड़ का, देख लो ना। इस साल तक आपने एक ही खर्चा किया सिर्फ 5 करोड़ का। अगला खर्चा 30 जून 11 में आएगा, तो वो अगले साल में खर्चा आएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12, अभी अगले साल पे आ गए अपन। अगले साल में डोंट टेक डायरेक्टली द नेक्स्ट एक्सपेंस। नया एक्सपेंस पहले मत लो, पहले पुराने वाले की बात भी कर लो, ठीक है। तो जो पुराना वाला 5 लाख था, सॉरी 5 करोड़ था पुराना वाला, इस पे जो फर्स्ट 3 मंथ्स है दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, नो बोरिंग्स येट, नो बोरिंग्स टेकन येट, देयरफॉर नो कैपिटलाइजेशन। अभी आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। लेकिन मैं बोलूं फ्रॉम 1 जुलाई 11 टू अभी ये साल के एंड की बात करता हूं 31 मार्च 12, मैं बोलूं आपने बोरिंग्स ले ली। अब इतने पीरियड पे आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो। इस खर्चे पे इतने पीरियड पे आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो। तो कितना पीरियड आता है? 9 महीना। सर 9 महीना क्यों? आपने तो 12 महीने कहा था। अरे बाकी 3 महीने अगले साल में आएंगे ना, इसलिए। तो कैसे करेंगे? 5 CR इंटू 10% है इंटू 9/12, सिंपल, इंटू 9/12। बताओ कितना आता है? बताओ कितना आता है? मेरे ख्याल से इट कम्स टू 0.375 करोड़। सिंपल। वेरी गुड संकेत, वेरी गुड विधि, वेरी गुड ऐश्वर्या प्रणव, वेरी गुड। इट कम्स टू हाउ मच? 0.375, 37.5 लाख से 0.375 करोड़ बोल दो, ठीक है। क्या इस साल में आपने और कोई खर्चा किया है? ये फर्स्ट खर्चा। इस साल में और कोई खर्चा किया है? हाँ सर, इस साल में जून में ही खर्चा किया था। अब ये तो खर्चा ही तब के जब लोन लिया था अपन ने, बराबर। तो इस पे तो कहानी बन सकती है आगे। तो सेकंड वाला अमाउंट क्या था? सेकंड वाला अमाउंट वॉज 20 करोड़। ये लिया आपने 30 जून 11 को, तो इसमें तो चल जाएगा। तो आप बोलोगे इसका कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? 20 CR इंटू 10% इंटू 9/12, इस पे तो आप ले सकते हो। तो कितना आता है इसका? सोच समझ के बताओ। 1.5 CR, ठीक है। उसके अलावा और कोई खर्चा किया आपने? साल के लास्ट डे पे खर्चा किया 20 करोड़ का, ठीक है। तो तीसरा खर्चा 20 करोड़, बट आपने किया कभी है ये? 31 मार्च 12 पे। तो इस पे तो अगर कुछ करोगे भी 20 करोड़ इंटू 10%, मैं बोलूं इंटू 0 मंथ्स रहेगा। क्यों 0 मंथ्स? लास्ट डे पे खर्चा किया ना, लास्ट डे। तो जब लास्ट डे पे खर्चा किया तो कुछ होएगा ही नहीं। तुम समझ रहे हो? ऐसे करके तुमने 3 खर्चे किए। चौथा खर्चा सर नेक्स्ट खर्चा अगले साल अपन नहीं किया, तो वो मत लो अभी फिलहाल, समझा? ठीक है। तो कितना होएगा? तो मैं बोलूंगा 0.375 प्लस 1.5 कितना होता है? 1.875 करोड़। दिस इज द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12। अब नॉर्मली अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए इंडेक्स 23 में, हम सिर्फ एक ही साल की बात करते थे। मतलब जिस साल में बोरिंग लिया, जिस साल में खर्चा हो रहा है, उस साल में क्या हो रहा है उसकी बात करते थे। हम कभी अगले साल गए नहीं। अगले साल में भी कंस्ट्रक्शन 3 महीने और चला है। कंस्ट्रक्शन एंडेड ऑन 30 जून, इट एंडेड ऑन 30 जून 12। तो अगले साल भी 3 महीने चला कंस्ट्रक्शन और है। तो अगले साल की हमने कभी बात ही नहीं करी, यहां बात करते हैं। अब अगले साल क्या होगा वो बहुत मजेदार है, सुनना, ठीक है। अगले साल का बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंपल है बट
नया है कुछ। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13, मैं बोलूं कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 30 जून 12, दैट इज कितने महीना चला? 3 months इन करंट ईयर। ये साल में 3 महीना चला, बराबर कि नहीं? ये साल में चला है 3 महीना, वापस 3 महीना चला है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कुछ नया है। ये साल में आप अभी क्या करोगे, तो पहले के जो खर्चे हैं, पहले 5 CR 20 और 20 टोटल 3 खर्चे आपने किए। पहले के खर्चे पे भी अगले साल आपको 3 महीने और कैपिटलाइजेशन मिलेगा। पहले के खर्चे पे भी आपको 3 महीने और कैपिटलाइजेशन मिलेगा। अब पहले के खर्चे पे तो कैपिटलाइजेशन मिलेगा, पहले का जो बोरिंग कॉस्ट है उस पे भी आपको कैपिटलाइजेशन मिलेगा। क्या सर? वापस सुनो, आपके पीपी का कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा? पीपी का कैरिंग अमाउंट विल बी 5 + 20 + 20 45 प्लस ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे तो ये पीपी के कैरिंग अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो आपकी पीपी की कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी? इट विल बी 45 CR प्लस 1.875। सर 45 कैसे आया? 5 + 20 + 20, 5 + 20 + 20 मिला के 45 होता है, प्लस 1.875। यह है आपकी पीपी की कैरिंग अमाउंट, दैट इज 46.875। इस पूरे अमाउंट पे आपको कैपिटलाइज करने मिलता है फॉर द रिमेनिंग 3 months। मतलब ऐसा नहीं होता है, जो खर्चा आपने किया ना उस दिन से लेकर कंस्ट्रक्शन खत्म होने तक इस खर्चे पे कैपिटलाइजेशन परमिटेड होता है। जो खर्चा आपने किया, खर्चा इंकर करने से टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन, तब तक कैपिटलाइजेशन परमिटेड होता है। तो ये खर्चा अपन ने कर दिया था, प्लस जो उसका बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया, बेसिकली जो पीपी का कैरिंग अमाउंट होता है ना उस पे आपको रिमेनिंग मंथ्स के लिए कैपिटलाइजेशन और मिलता है, बराबर। तो आप 46.875 पे कैपिटलाइजेशन करोगे। अब इस पे कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे, तो वो निकालोगे 46.875 इंटू 10% इंटू 3/12 कितना आता है? मेरे ख्याल से आता है 1.17। और आपने और कोई खर्चा इंकर किया है क्या? और आपने कोई खर्चा इंकर किया है? हाँ, 30 जून 12 को 5 करोड़ इंकर किया है। ये तो आपने लास्ट डे पे इंकर किया 5 CR, जब कंप्लीट हो रहा है काम उस दिन पे इंकर किया 5 करोड़, तो उस पर तो कोई कैपिटलाइजेशन नहीं मिलेगा ना। 30 जून 12 को इंकर किया, तो इस पे आप अगर 5 CR इंटू 10% करोगे तो भी 0/12 होएगा ना, तो कुछ नहीं आएगा ऐसा। ये इंपॉर्टेंट है। तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13 कितना रहेगा? 1.17। 3 साल का बोरिंग कॉस्ट पूछा था आपको, पहले उस साल का जिसमें खर्चा के लेकिन लोन नहीं लिया, नील। नेक्स्ट ईयर में लोन लिया 30 जून को, तो पुराने वाले खर्चे पे 9 महीने के लिए, ये खर्चा जून में किया तो 9 महीने के लिए, ये खर्चा लास्ट डे पे किया 0 months के लिए। नेक्स्ट ईयर में जितना भी ओपनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई है उस पे आपको पूरा मिलेगा 3 महीने के लिए। 3 महीना क्योंकि करंट ईयर में चला, सिर्फ 3 महीना काम है। तो पुराना कैरिंग अमाउंट क्या था, इतना खर्चा इंकर कर चुके वो, प्लस जो बोरिंग कॉस्ट है वो, इस टोटल अमाउंट पे आपको कैपिटलाइज करने मिलेगा। फिर बस बाकी 5 करोड़ पे, ये क्योंकि लास्ट डे पे किया है तो इस पे नहीं मिलेगा आपको। तो ये भाई ये ऐसी चीज है जो अपन ने 23 में कभी कर ही नहीं पाए, क्योंकि 23 में जितने भी क्वेश्चन अपने पास थे उसमें कभी वो नेक्स्ट ईयर में लेकर ही नहीं गया अपने को। इस क्वेश्चन में वो लेकर जाता है, तो लेकर जाता है तो शेयर करके आना। ये मई 23 में भी आ सकता है, नवंबर 23 में भी आ सकता है, दोनों में से एक बार तो पक्का पक्का आएगा। तो ये प्लीज करके चले जाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आप सबको समझ आता है क्या ये वाला पार्ट? यस और नो मेरे को बता दो, डाउट है तो पूछ लो, जल्दी से बताओ यस और नो, समझ आता है कि नहीं आता है? मस्त तो क्वेश्चन था, सही है। अच्छा, ऐसा अच्छा लगता है, एक आध क्वेश्चन तो बनता है ना यार। ये जबरदस्त क्वेश्चन था, मतलब मैं बोलता हूं ये था एक अच्छा क्वेश्चन। यस, विधि सेज यस, इजी डन बिफोर। हाँ ऑफ कोर्स, ये एग्जाम में पहली बार आएगा तो नहीं कर पाओगे, एक बार करके जाना पड़ेगा घर से। यस, सही है प्रणव, सही है निखिल, सही है रमसीना, ओके यस संकेत, यस ऐश्वर्या, परफेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना इसकी। हाँ लिख लो किधर, डू राइटिंग प्रैक्टिस। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन 115। अब जो सेम क्वेश्चन है ना वो अपन नहीं करेंगे इसके अंदर, मतलब जो ऑलरेडी अपने किताब में वो अपने को करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको चाहिए तो रेफरेंस दे देता हूँ। ये 115 का क्वेश्चन है, ये वो एक क्वेश्चन था एलिवेटर वाला, उसके ऊपर है। आपके पास जो भी किताब है मेरे को नहीं पता, बट मेरे ख्याल से इट इज लाइक इलस्ट्रेशन नंबर
65 क्वेश्चन बैंक, एडिशन 6 का बात करूँ तो वो सेम है, तो एक बार देख लेना, सेम है, नया कुछ नहीं उसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब आता है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 8, इंडिया 16 का। एलडीआर नहीं है, सिंपल है, देखते हैं क्या बोलता है, सुन लो। कंपनी एक्स बिल्ट अ न्यू प्लांट विच वॉज बॉट इन टू यूज ऑन 1 अप्रैल 11। ठीक है, प्लांट बिल्ड किया जो यूज में कब आया, 1 अप्रैल 11 को आया, बॉट इन टू यूज ऑन 1 अप्रैल 11। द कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट द प्लांट वॉज 1.5 करोड़। ओके, द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 20 ईयर्स। द कंपनी अकाउंट फॉर द प्लांट अंडर कॉस्ट मॉडल। ठीक है, तो प्लांट का वैल्यू कितना है, 1.5 CR, यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स। ठीक है, द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 10 lakhs फॉर डीकमिशनिंग। बोलता है आपके कैरिंग अमाउंट में 10 lakhs ऑलरेडी इंक्लूडेड है डीकमिशनिंग का। मैंने बोला इंक्लूडेड है तो ठीक है, क्या दिक्कत है, विच वॉज डिटरमाइंड यूजिंग डिस्काउंट रेट। फिर बोलता है द कंपनी ऑन 31 मार्च 12, 31 मार्च 12 मतलब कितने साल के बाद, मेरे ख्याल से 1 साल के बाद, यस 1 साल के बाद। 1 साल के बाद क्या हुआ है, 1 साल के बाद बोलता है कंपनी रीमेजर्स द प्रोविजन ऑफ डीकमिशनिंग टू 13 lakhs। प्रोविजन हो गया रीमेजर। करना क्या है, प्रोवाइड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज 31 मार्च 12 फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन एंड डीकमिशनिंग प्रोविजन। इनको एंट्री वगैरह चाहिए तो एंट्री मार के देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ जाओ साथ में करते हैं। पेज ऐड कर दूं एक, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, यस क्वेश्चन 8। जैसा करता हूं वैसे करते हुए चलो, सबसे पहले पीपीई का बात करते हैं। बताओ 1/4/11 को इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू वॉज 150, लाइफ 20 ईयर्स। पहले 1 साल कर दो डेप्रिशिएट, तो कितना रहेगा, 150 lakhs बोल रहा हूं, लैक्स में ले रहा हूं मैं सब कुछ ताकि इजी पड़े। तो डेप्रिशिएशन विल बी 7.5 lakhs। तो कितना वैल्यू बचेगा 31 मार्च 12 को, 142.5 lakhs। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर था अपना प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। इसको पता है अपन एवरी ईयर एंड पे क्या करते हैं, क्या करते हैं इसका एवरी ईयर के एंड पे, अनवाइंडिंग करते, याद है क्या। तो प्रोविजन का अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग ऑन 1/4/11 इट वॉज 10 lakhs। एड अनवाइंडिंग एट द रेट 10%, तो 1 लाख से अनवाइंडिंग होगी, अनवाइंडिंग में बढ़ता है ना प्रोविजन, यस। तो कितना हो गया 11 lakhs। ये आपका 31 मार्च 12 को वैल्यू हो गया। अब बोलता है दिस प्रोविजन इंक्रीज टू 13 lakhs, मतलब देर इज इंक्रीज इन प्रोविजन बाय हाउ मच, इंक्रीज इन प्रोविजन बाय 2 lakhs। 2 लाख से प्रोविजन का वैल्यू बढ़ गया। अब इस इंक्रीज का मैं क्या करूं, ये इंक्रीज अनवाइंडिंग की वजह से नहीं हुआ है, आपका डीकमिशनिंग का एस्टीमेट चेंज हो गया है। तो ऐसे केस में हम देखते हैं, अगर असेट कॉस्ट मॉडल पे तो कॉस्ट एडजस्ट करना होता है, अगर असेट रिवैल मॉडल पे तो रिवैल्यूएशन गेन लॉस एडजस्ट करना होता है। अब वो बोलता है क्लियरली, क्वेश्चन बोला था असेट कॉस्ट मॉडल पे है, असेट इज एट कॉस्ट मॉडल, तो इसको आप कॉस्ट से एडजस्ट करोगे। तो इससे होगा क्या, इसके आप जब एंट्री मारोगे तो एंट्री रहेगी पीपीई अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 2 लाख 2 लाख। आपका प्रोविजन 2 लाख से बढ़ेगा, नया वाला प्रोविजन रहेगा 13 lakhs। आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा 2 लाख से, और आपका नया कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 12 को रिवाइज कैरिंग अमाउंट विल बी 144.5 lakhs। एंट्री पूछी थी ना, 2-3 चीज की एंट्री मार सकते हो, डेप्रिसिएशन की, अनवाइंडिंग की, और ये थर्ड एंट्री आपकी, तो मार देते 31 मार्च 12 पे 3 एंट्री मार के दे दो। पहला रहेगा डेप्रिसिएशन टू पीपी, वो तो आपने पुराने वाले वैल्यू पे कर दिया था 7.5 7.5। फिर रहेगा अनवाइंडिंग का एंट्री, तो अनवाइंडिंग क्या रहता है, इंटरेस्ट टू प्रोविजन 1 lakhs 1 lakhs। और तीसरा एंट्री रहेगा चेंजेस इन डीकमिशनिंग का, पीपीई टू प्रोविजन 2 lakhs 2 lakhs। सिंपल, डन एंड डस्टेड, खत्म हो गया काम इसका। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। डन, कैन आई प्रोसीड फर्दर।
ये ऐसा करो ना, प्रोसीड फर्दर, काहे नहीं करते हो, करो सिंपल। इंड एस 20, कुछ नया नहीं है, टाइम पास क्वेश्चन है, सुन लो क्या बोलता है। बोलता है ग्रांट मिला 10 CR का, क्या करे इस ग्रांट का। बोलता है ग्रांट क्यों मिला है, किसी खर्चे के अगेंस्ट मिला है ना, फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू बी इंकर्ड इज 3 lakhs पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 years। खर्चा आप इंकर करने वाले हो 3 lakhs का फॉर 5 years। अब बताओ ग्रांट को कैसे बुक करेंगे। जब खर्चा बुक करोगे 5 साल में, तो ग्रांट भी बुक होएगा एवरी ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। तो आप डीजीजी करके बुक करना और टोटल 5 years में इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। मेन ये पूछा है कि इसको प्रेजेंट कैसे करोगे। तो प्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो इस ग्रांट को सेपरेट इनकम करके रिकॉर्ड करना, या फिर इस ग्रांट को एक्सपेंस से नेट करके दिखा सकते हो। जैसे ग्रांट फर्स्ट का एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस 3 lakhs, इनकम आपने दिखाई, हर साल की इनकम रहेगी 2 लाख की, तो नेट एक्सपेंस कितना हो गया 1 lakhs, ऐसा करके दिखाओगे, बस खत्म। कुछ एलडीआर जैसा था नहीं इसके अंदर, सिंपल है वाला पार्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे क्लियर है क्या ये वाला पार्ट? यस, डन। चलो मेरे ख्याल से वी आर गुड टू प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ सकते हैं हिसाब से। यस, बढ़ते चलो। फिर आता है इंडेस 116, ठीक है। अगेन सिंपल क्वेश्चन है बट कुछ नया है, दिस इज समथिंग लिटिल न्यू, नया कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो इसको आप चाहिए तो एलडीआर मार्क कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दिस कैन बी एन एलडीआर, ठीक है। ये सबसे पहले लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ है, ठीक है। बोलता है हाउ विल एंटिटी वाई अकाउंट फॉर द लीज इंसेंटिव। नॉर्मली अपन लेसी की अकाउंटिंग पर ज्यादा एम्फेसिस देते हैं क्योंकि वो नया है, बट यहाँ लेसर देखो बोला भी है, वाई लेसर है, तो यहाँ 2 सिनेरियो है, ठीक है। मैं आपको सिखाता हूँ करना क्या है इसका, सुन लो। बोलता है एंटिटी वाई एंटर्स इनटू एन ऑपरेटिंग लीज, वाई ने ऑपरेटिंग लीज में एंटर करा विथ एंटिटी एक्स दैट इज लेसी, वाई लेसर ने एंटर किया विथ एंटिटी एक्स दैट इज लेसी फॉर अ 5 year टर्म। मंथली रेंटल कितना है, मंथली रेंटल है 1,10,000। इन ऑर्डर टू इंड्यूस मतलब उसको ऐसे ललचाने के लिए, ठीक है। तो एंटर इन द लीज एंटिटी वाई प्रोवाइड्स 6 lakhs टू एक्स, इसको लीज इंसेंटिव बोला करते हैं अपन। एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज इंसेंटिव है, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे की तरह है। एट कमेंसमेंट डेट, अब ये 6 लाख से होगा क्या, एज फॉर लीज इंप्रूवमेंट्स, और ये लेसी का एसेट बन जाएगा। खर्चा लेसर ने किया, इससे फायदा लेसी को होएगा, लेसी का एसेट बन जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा अपने को कुछ बोला गया है। अब इसका अपने को अकाउंटिंग डिस्कस करना है कि इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, ठीक है। तब आपको बता दो कैसे करना है इसको। एंट्री के फॉर्म में अपन समझने का ट्राई करेंगे बिकॉज इन्होंने भी एंट्री वगैरह ही दे रखी है, ध्यान रखना। तो सिनेरियो ए है ना, तो चलो मैं इधर पेज ऐड कर दूं, नीचे एडेड है ना ऑलरेडी इधर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है 116, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 सिनेरियो ए, लेसर का अकाउंटिंग, ठीक है, लेसर के बुक्स में। तो लेसर जो इंसेंटिव दे रहा है इट इज बिकमिंग एन असेट फॉर लेसी। तो एक तरीके से ऐसा मान लो कि लेसर के पैसा देने से लेसी को बेनिफिट मिल रहा है ना, तो लेसी के लिए लीज इंसेंटिव हो गया। ऐसा मान लो लेसी के लिए उतना रेंटल कम हो जाता है, उतना क्या हो जाता है, उतना रेंटल कम हो जाता है। तो बता दो कैसे होता है। वो जो 6 लाख है उसकी पता है एंट्री क्या मारेगा, फर्स्ट जर्नल एंट्री वो मारेगा, पैसा दिया ना तो बोलेगा टू कैश बैंक 6 लाख। अब डेबिट क्या करेगा, वो बोलेगा डेबिट करेगा डिफर्ड लीज इंसेंटिव। ये लीज इंसेंटिव एक दिन का नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। लीज इंसेंटिव 60 मंथ्स का है, मंथली रेंटल है 5 साल का, 5 years का लीज टर्म है, तो 60 मंथ्स हो गया ना, 60 मंथ्स बराबर। अब ये डिफर्ड लीज इंसेंटिव है, ऐसा मानना पड़ेगा दिस इंसेंटिव इज फॉर 60 मंथ्स, ठीक है। अब एवरी मंथ पे हम लेसी से रेंटल रिसीव करेंगे ना। लेसी हमको कितना रेंटल पे करने वाला, देखो लेसी हमको रेंटल पे करेगा 1,10,000। तो हम अब देखो अकाउंटिंग कैसे करेंगे। हमको 1,10,000 आएगा, हम बोलेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू, थोड़ा थोड़ा ये डिफर्ड लीज इंसेंटिव रिवर्स होता हुआ चलेगा, ठीक है। ये
रिवर्स होता हुआ चलेगा। तो कितना रिवर्स होएगा? 6 lakhs डिवाइड बाय 60 मंथ्स, तो कितना? 10,000 पर मंथ आपको रिवर्स करना है। तो आप बोलोगे टू डिफर्ड लीज इंसेंटिव 10,000, सिर्फ रिमेनिंग जो बचता है वही आपकी लीज की रेंटल इनकम है। दैट इज 1 लाख। मतलब आज के बाद आप ये कभी मत बोलना कि आपकी रेंटल इनकम 1,10,000 है। वो बोलता है 1,10,000 आप रिसीव कर रहे हो, उसके बदले में आपने डे 1 पे 6 लाख का बेनिफिट दे दिया, तो मोटा मोटी नेट नेट बेसिस में आपने उसको रेंटल से 1 लाख की चार्ज किया है, क्योंकि 1,10,000 एवरी मंथ रिसीव करके डे 1 पे आपने 6 लाख थमा दिया उसको। तो आपकी इनकम 1,10,000 नहीं, सिर्फ 1 लाख की है। और वैसे भी जो 6 लाख आपने थमाए हैं उससे लेसी का फायदा हो रहा है ना, क्योंकि सिनेरियो ए में क्या बोला? सिनेरियो ए में बोला इट इज अ लेसीज असेट, इससे लेसी का फायदा हो रहा है। ऐसा लॉजिक समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? समझ गया, चलो ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से। अब इसमें सिनेरियो 2 भी है, चलो सिनेरियो 2 की बात करते हैं। क्या बोलता है सिनेरियो बी के अंदर? बोलता है सेम 5 है, रेंटल है, 1,10,000 मिलेगा। यहां भी 6 लाख दिए वाई ने एक्स को फॉर इंप्रूवमेंट्स, बट ये 6 लाख से जो असेट बनेगा वो लेसर को बिलोंग करेगा, मतलब इसका बेनिफिट लेसी को नहीं, लेसर को मिलने वाला है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ इंप्रूवमेंट्स इज 5 years। अब जब आप इंसेंटिव जो लेसी को दे रहे हो, दिखाने के लिए लेसी को दिया है, बट बेनिफिट आप ही को खुद को ही मिलने वाला है, तो इसको आप डिफर्ड लीज इंसेंटिव नहीं बोलोगे, ये आपका खुद का असेट हो गया, या आपका पीपीई हो गया। तो सुन लो इसका अकाउंटिंग कैसे है, सिंपल है। सिनेरियो बी, सुन लो इसमें अकाउंटिंग कैसा रहेगा। जो भी आपने 6 लाख पे किया वो आप ही का असेट है, तो आप बोलोगे पीपी टू कैश बैंक 6 लाख 6 लाख। क्यों? क्योंकि दिस इज रिजल्टिंग इन लेसोर्स असेट। क्वेश्चन में बोला है, मैंने अज्यूम नहीं किया ये चीज, बराबर क्या? तो जो आप लेसी से रिसीव कर रहे हो वो आप ही की इनकम है पूरी की पूरी। तो एवरी मंथ आप क्या बोलोगे? एवरी मंथ जो पैसा आएगा कैश बैंक टू लीज रेंटल इनकम, वो पूरा आपका 1.1 lakhs 1.1 lakhs वो पूरा आपका रेंटल इनकम है। हाँ, इसको सिर्फ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years डिप्रिशिएट करोगे, तो डेप्रिसिएशन निकालोगे अगर एवरी मंथ का, तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन टू पीपी पर मंथ? 6 lakhs डिवाइड बाय 60 मंथ्स। अब सब पर मंथ है तो इसको भी पर मंथ दे दो, 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। वेरी गुड जीतू, वेरी गुड ऐश्वर्या, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर है, सिंपल है, डन एंड डस्टेड, खत्म हो गई इसकी कहानी। मस्त था ना ये भी नया था इसलिए एलडीआर, मतलब ना जो भी नया है वो एलडीआर। आरटीपी में ऐसे एक आदत है, एक आध दो कंसेप्ट नया देता है वो, तो पढ़ लेने का, सिंपल। क्लियर है क्या? यस, चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है 103। इससे ये अगर 103 का क्वेश्चन आ गया तो उठ के नाच लेना पहले, फिर सॉल्व करना है उसको। क्यों, क्या बोला हुआ है? बोलता है एक्स ने एक्वायर किया 75% ऑफ वेरी रेलिवेंट लिमिटेड बाय पेइंग कैश ऑफ 0.8। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई दिया हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितना है? 0.2, ठीक है। और आईएनए का वैल्यू दिया हुआ है 103 का 1.1। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गेन ऑन बार्गेन परचेस, जीबीपी चाहिए व्हेन एनसीआई इज एज पर फेयर वैल्यू मेथड या पीएसएनए मेथड। तो दोनों के हिसाब से आपको गुडविल या जीबीपी निकाल के वगैरह देना है। क्या टाइम पास क्वेश्चन है, जितना स्टेप 6 करना। अगर आप स्टेप 6 करोगे तो पहला केस जहां एनसीआई को फेयर वैल्यू पे ले लेना, ठीक है। चलो करके दिखाओगे फटाफट से, आपको क्या ही करूंगा इसको, जल्दी हाँ करो। सबसे पहले आप बोलोगे पीसी, पीसी कितना है? 0.8 प्लस एनसीआई, ये फेयर वैल्यू पे, ठीक है, 0.2 माइनस आईएनए 1.10। तो इस केस में जीबीपी कितना आया? 0.10, पहला केस। सेकेंड केस, पीसी तो उतना ही रहेगा 0.80, एनसीआई ले लो पीएसएनए पे, पीएसएनए मतलब इसका प्रोपोर्शन, तो कितना? 25% है ना। पीसी वॉज फॉर 75%, एनसीआई 25%, तो हम बोलेंगे 1.1 का 25%, एनसीआई 25%, तो कितना रहेगा? 1.1 का 25% विल बी 0.275 माइनस आईएनए 1.10 प्लस 0.8 माइनस 1.10 आएगा आपको जीबीपी 0.025, खत्म।
ये टाइम ये मैं तो बोलता यही पूछो, 100 मार्क का पूछो। मैं तो बोलता पूछ लो 100 मार्क का, खत्म करो। ठीक है चलो, खत्म हो गया, टाइम पास नहीं करता, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन इंडेक्स 41 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। वो बोलता है जो फिशिंग वगैरह करते हो, है ना, मछुआरे लोग, जो मछुआरे लोग काम करते हैं उसको एग्रीकल्चर में स्कोप में कवर करते हैं क्या? मतलब बेसिकली आपको ये चेक करना है कि फिशिंग करना क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी है क्या? तो वो बोलता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, फिशिंग इज नॉट इन स्कोप। उसके डिटेल्ड आंसर आप पढ़ लेना, ऐसा क्यों बोलता है। देर इज नो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह है उसके अंदर, ठीक है। फिशिंग वगैरह करना, जो आप अभी कल को तालाब में गए सब मछली पकड़ रहे हो, तो उसको एग्रीकल्चर नहीं बोलते, ध्यान रखना, ठीक है, पढ़ लेना उसको क्यों नहीं बोलते। इट इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इंडेक्स 32। मैं तो बोलता हूँ 32 मतलब पता है आपको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था पढ़ाते समय कि ये पूछ सकते हैं कि बताओ एफ ए है कि एफ एल है, ऐसा है ना, तो वो आ गया तो अच्छी बात है अपने लिए। स्टेट बता द फॉलोइंग आइटम्स मीट द डेफिनेशन ऑफ एफ ए और एफ एल। तो मैं क्विकली डिस्कस कर लूँ फटाफट से, सुनो क्या बोलता है। बैंक एडवांसेज अ 5 ईयर लोन, द बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द एंटिटी विद द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो यहाँ दो आइटम्स है, एक तो बैंक ने लोन दिया है, ठीक है, तो बैंक के लिए इट विल बी अ फाइनेंशियल असेट, और एंटिटी के लिए इट विल बी अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, जो लोन है वो, ठीक है। फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो ओडी फैसिलिटी है, ओडी ओवरड्राफ्ट, ओडी ओडी अगेन बैंक के लिए इट इज अ फाइनेंशियल असेट, एंटिटी के लिए इट इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, सिंपल। आगे, एंटिटी ए ओन्स प्रेफरेंस शेयर्स इन बी, द प्रेफरेंस शेयर एंटाइटल एंटिटी ए टू डिविडेंड्स बट नॉट टू एनी वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स है, बोला क्या कन्वर्टेबल रिडीमेबल ऐसा कुछ भी अपने को किधर बोला है नहीं, तो अपन मानेंगे इट इज रिडीमेबल। कन्वर्टेबल होता तो स्पेसिफिकली मेंशन होता, बराबर, किधर कुछ नहीं बोला है, तो अपन मानेंगे नॉर्मल डिवेंचर्स, रिडीमेबल डिवेंचर्स है, तो इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर द इशुइंग पार्टी एंड फॉर द होल्डर इट इज अ फाइनेंशियल असेट। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो बोल देना इशूअर के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी, होल्डर के लिए फाइनेंशियल असेट। तो किसने, कौन ओन करता है, ए ओन करता है, तो ए के पास है, तो ए के लिए इट इज अ फाइनेंशियल असेट, बी के लिए इट इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और अगर कन्वर्टेबल होगा तो इक्विटी हो सकता है या फिर सीएफआई भी हो सकता है, बराबर। क्या अगर बोल दे कन्वर्टेबल होता तो एफएल थोड़ा होता, थोड़ा इक्विटी होता, फिर सीएफआई बन जाता, जो भी है बता देना उसको, ठीक है, ज्ञान लिखकर आ जाना। आगे सी वाला पॉइंट बोलता है कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, टैक्स, ओहो, स्टैट्यूटरी ड्यूस, मैं बोलूं नॉट इन स्कोप, स्कोप में नहीं आता है वो। उसके अलावा लॉ सूट वगैरह का बात किया है, तो लॉ सूट से प्रोविजन क्रिएट होता है, प्रोविजन का अकाउंटिंग 37 में होता है, नॉट अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी एसेट, ध्यान रखना, सिंपल। मैं तो बोलता पूछ लो 100 मार्क का, मजा आ जाएगा एकदम ही आउट ऑफ। ये भी अगेन नॉट अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, प्रोविजन वगैरह तो ना फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता है, खत्म। आगे आएगा 33। जितने क्वेश्चन बाकी है उसमें एक आखिरी एलडीआर क्वेश्चन, ऐसा कह सकते हो आप। टोटल कितने एलडीआर हो गए वैसे, देखो स्टार्टिंग से 33 में करवा रहा हूँ, बड़े बार गिने क्या। जैसे फर्स्ट वाला एलडीआर था, सेकंड मैंने आपको एलडीआर बताया, फिर फिफ्थ एलडीआर था तो 3 हो गए, उसके बाद 4 हो गए ये, फिर ये 116 का 5 हो गया, 5 और ये 6 हो गया, ये सिक्स है, सिक्स 6 हो गए। तो भाई 20 में से 6 बता रहा हूँ, और क्या चाहिए जिंदगी में तुमको। आ जाओ क्या बोलता है सुन लो। कंपनी पी हैज इशूड बोथ ऑर्डिनरी एंड इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू, द रिकंसिलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आर एज फॉलोज। अब इसमें एक वर्ड यूज किया ट्रेजरी शेयर्स। ये ट्रेजरी कुछ नहीं, बाहर का टर्म है, भारत में इसको प्यार से बायबैक बोलते हैं। हाँ, बायबैक और ट्रेजरी में फर्क क्या है, बायबैक के अंदर जब अपन बायबैक करते हैं तो विद इन 7 डेज डिस्ट्रॉय करना होता है। ट्रेजरी शेयर्स यू कैन होल्ड इट, यू नीड नॉट डिस्ट्रॉय इट, बट ऐसा मान लो बायबैक हो गया है, तो आइडियली अगर आपको ऐसा बोले ना वो कि 30 लाख शेयर्स थे, 5 लाख बायबैक हो गए, तो आप ये माना 25 लाख शेयर्स ही थे, 30 लाख देखना ही मत, ऐसा वो बेसिकली ये कहना चाहता है आपको, समझ रहे हो। वो आपको 30 दिया हुआ ऑर्डिनरी में, 5 दिया हुआ ट्रेजरी में, तो 5 लाख आपने 30 में से बाईबैक कर लिया, तो नेट में कितना बचा, 25 लाख शेयर्स, ऐसा गिनने का। जैसे बोनस है, बोनस दिया 1,50,000, लेकिन इसमें से इतने बाईबैक को बिलोंग करते हैं, तो बोनस नेट में कितना दिया आपने, 1,25,000, ऐसा मानने का आपको, सिंपल, ठीक है। चलो अब क्या चाहता है वो, अपने को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। कंपनी पीज नेट प्रॉफिट दिया हुआ है अपने को कितना, 46 लैक्स। फिर बोलता है ऑन 15 फेब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड वाज 1.2, तो कितने शेयर्स थे, 5 लाख शेयर्स थे, डिविडेंड वाज 1.2, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा प्रेफरेंस का,
प्रेफरेंस डिविडेंड 5 lakhs इंटू 1.2 इट विल बिकम मेरे ख्याल से 6 लाख रुपया। आगे बोलता था डिविडेंड्स वर पेड ऑन 15th मार्च, द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट पार्टिसिपेटिंग एनी एडिशनल डिविडेंड, मतलब पार्टिसिपेटिंग इक्विटी शेयर्स नहीं, नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, नॉर्मली ये होता नहीं है, लेकिन बोलता है डिविडेंड्स आर डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, बट भाई ने बोला है तो है। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%, मतलब ये 6 लाख जो है ये पूरा आपका खर्चा नहीं है, ये जैसे आपने खर्चा किया 30% इसका आपको सेविंग्स मिल जाएगा, तो आपका नेट में खर्चा, नेट एक्सपेंस इज ओनली 70%। नेट एक्सपेंस इज ओनली 70%। वाई? 30% टैक्स सेविंग ना, %30 इज टैक्स सेविंग्स। अब चाहता क्या है, फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च, डिटरमाइन बेसिक ईपीएस, यूज नंबर ऑफ मंथ्स और पार्ट ऑफ मंथ्स रादर देन नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज नहीं चाहिए उनको, नंबर ऑफ मंथ्स में कैलकुलेशन चाहिए बेसिक ईपीएस का। तो ये तो मैं यही निकाल सकता हूं, सुन लो बेसिक ईपीएस कैसे निकालेंगे, मैं यहां निकाल देता हूं। पहले फॉर्मूला लिखना कि प्रॉफिट अवेलेबल या अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहले अर्निंग्स की बात कर लेते हैं, अर्निंग्स कैसे मिलेगी आपको, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो डिटेल में थोड़ा दे सकते हो। तो पहले आप ए पार्ट, अच्छा मैं इसको थोड़ा अच्छे से करूँ, तो चलो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब मैं ए पार्ट की वर्किंग करता हूँ, ये अपन बोल देते हैं दिस इज पार्ट ए और दिस इज पार्ट बी। तो ए वाला पार्ट कैसे आएगा, मैं बोलूँगा कितनी अर्निंग्स थी मेरी, 46 lakhs की अर्निंग्स थी, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन ये जब माइनस करूंगा तो नेट ऑफ टैक्स माइनस करूंगा, टैक्स बेनिफिट है ना, तो कितना माइनस करूंगा, आई विल ओनली डिडक्ट 6 lakhs इंटू 70% करो, 4.2 lakhs माइनस करेंगे सिर्फ, तो कितना बचेगा, 46 lakhs माइनस 4,20,000 विच इज इक्वल टू 41,80,000। तो यह आ जाएगा आपका 41,80,000। अब डिनोमिनेटर वेन्स, वेन्स में कैसे लेंगे देख लो। सबसे पहले आपका ओपनिंग शेयर थे 30 मत गिनो, 25 ही गिनो, तो हम बोलेंगे 25 lakhs। अच्छा जो बोनस है, बोनस किस दिन पे दे उससे फर्क पड़ता है क्या अपने को, नहीं, हम तो मानते हैं ना बोनस वाज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड। अब सिखाते वक्त मैंने कहा था बोनस फैक्टर इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड, यहां बोनस का रेशियो नहीं पता है अपने को, तो आप डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर्स ले सकते हो। तो बोनस के शेयर्स कितने लोगे आप, नेट करके लेना, 1,25,000 ही लोगे, तो 25 lakhs प्लस 1.25 lakhs, ये जो बोनस है ये भी आप डे 1 से ही मानोगे ना, है ना, तो इनटू कितना करोगे आप, 12/12, तो यह आएगा 26.25। उसके बाद आपने कुछ बायबैक किया है, 1 मई को आपने बायबैक किया 2 लाख का, रीपर्चेज ऑफ शेयर्स फॉर कैश 1 मई को, मतलब ये बायबैक कितने महीने के लिए माइनस करोगे, माइनस बायबैक 2 लाख इंटू 11/12, तो 2 लाख इंटू 11 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा, 183,333। और क्या आपने शेयर्स इशूड फॉर कैश 1 नवंबर को, तो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च कितने महीने हो गए, मेरे ख्याल से 5 महीने हो गए, ठीक है, तो 4 lakhs आपने इशू करे, तो आप बोलोगे प्लस 4 lakhs इंटू 5/12, तो ये हो गया 166667, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लो। हाँ, तो प्लस 26,25,000 माइनस 18, 2625 प्लस 17 माइनस 183333, कितना हो गया ये, 26,08,334 ले ले, ये आपका वेन्स हो गया, बस तो ले लो 26,08,333 ले लो यार, डिवाइड बाय 41,80,000 कितना आता है वो, 1.60 आता है, ये आपका बेसिक ईपीएस हो गया, खत्म, बेसिक ईपीएस हो गया आपका, डन एंड डस्टेड। चेक कर ले एक बार, सर इसमें एलडीआर जैसा क्या था, मैं तो कह रहा हूँ सिंपल है, मैं डिफिकल्ट बोला ही नहीं,
1.60 अप्रॉक्स। अच्छा, इन्होंने जब वेटेड्स निकाले तो वो एक और तरीका होता है ना वेट्स निकालने का, मैंने क्लास में सिखाया था आपको, तो एक दूसरे तरीके से भी निकाला हुआ है, सेम आंसर आता है, फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से वी आर गुड टू प्रोसीड फर्दर। यस, चलो आगे बढ़ जाओ। अब और क्या क्या है, अब आता है इंडिया सेट। ये सेम क्वेश्चन है किताब के अंदर, तो वो आप रीड कर लेना, मतलब सेम सेम चीज़ें नहीं करने वाले, ठीक है। यस, आगे ये वाला इंडेस 109 का टाइम पास क्वेश्चन। 109 के का चिंदी चिंदी क्वेश्चन पूछ रखे इन्होंने, टाइम पास किया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोलता है। सुन लो क्या बोलता है। इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन एंटिटी एक्स बाइस 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इन जेड फॉर कैश पेमेंट ऑफ 40,000, ठीक है, विथ 25 लाख पेबल इमीजिएटली। 25 लाख कब पे करना है, 25,000 आपको पे करना है आज इमीजिएटली, एंड 15,000 इज पेबल इन 2 ईयर्स। मतलब 25,000 पर जब डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाओगे तो 1 का फैक्टर लगेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर, और 15,000 2 साल के बाद पे करना है, तो इस पर लगाओगे डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ सेकेंड ईयर, और रेट है @6%। बस निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू, ये करना है इसके अंदर। सोचो तुम क्या करना है इसके अंदर, ये बेवकूफ़ी करनी है इसके अंदर। तो क्योंकि 25,000 फर्स्ट डे पे करना है, तो 25,000 एम प्लस 15,000 डिवाइड बाय 1.0612 कितना आता है 13, वो एम प्लस मारो, टोटल आएगा 38,350। और आपने ये बाय की है, तो बस इसकी एंट्री मार के दिखाओ भी आपको, इसकी आपको जर्नल एंट्री मार के दिखाता हूं। आपने एक फिनेंशियल असेट बाय किया है, तो आप बोलोगे फिनेंशियल असेट 38,350 बराबर 2। डे 1 पे आपने थोड़ा पैसा पे कर दिया, तो आप बोलोगे डे 1 पे 2 कैश बैंक 25,000। बाकी आप एक पेबल क्रिएट कर देना। कितने का पेबल क्रिएट करोगे आप, कितना बचता है 13,350 बचता है ना, बस दैट्स इट, खत्म हो गया, टाइम पास है, इतना करके देना था आपको। और फिर आप एलईडी वगैरह बना के हर साल का इंटरेस्ट वगैरह निकाल सकते हो, टाइम पास खिला कूदी कर सकते हो घर पे बैठ के, ठीक है क्या। चलो, ये टाइम पास करना है, ये करना है, आयो क्या इधर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी इंडेस 24 और 101 का कॉम्बिनेशन, अगेन टाइम पास क्वेश्चन। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। बोलता है SEL हैड अप्लाइड फॉर अ टर्म लोन फ्रॉम अ बैंक। तो दो पार्टीज हो गई, एक हो गया कंपनी SEL और एक हो गया बैंक, ठीक है। उसके अलावा इस लोन के लिए गारंटी दी है डायरेक्टर ने, कौन है, मिस्टर जॉय, ठीक है। ये बोरोवर हो गया, ठीक है, बैंक बिकम्स द लेंडर, और मिस्टर जॉय जो कंपनी का डायरेक्टर है, इसने दिया गारंटी, तो ये गारंटर हो गया। गारंटर बोलो, श्योरिटी बोलो, जो बोलना बोल दो, ठीक है। अब आपको पता है जब 109 क्यों आया, क्योंकि गारंटी की बात हो गई। गारंटी का अकाउंटिंग कौन करता है, गारंटी का अकाउंटिंग मिस्टर जॉय करता है, ठीक है, ये करता है मिस्टर जॉय, ये करता है अकाउंटिंग फॉर गारंटी, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल गारंटी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मिस्टर जॉय करता है फाइनेंशियल गारंटी का अकाउंटिंग, पता है। अब इसमें 109 इसलिए आ गया। अच्छा, 24 कहां से आया, क्योंकि डायरेक्टर ने गारंटी दिया, इसलिए 24 भी आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, वो बोलता है बताओ SEL के बुक्स में, बोरोवर के बुक्स में फाइनेंशियल गारंटी की अकाउंटिंग क्या होगी। भाई साहब, बोरोवर फाइनेंशियल गारंटी की अकाउंटिंग करता ही नहीं है। नो अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल गारंटी इन बुक्स ऑफ बोरोवर्स। दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। बोरोवर अकाउंटिंग करता ही नहीं है, अकाउंटिंग तो गारंटी देने वाला आदमी करता है, तो बोरो के बुक्स में कोई अकाउंटिंग नहीं आएगा। फिर बोलता है डिस्क्लोजर, तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज पर इंडेस 24। वो नेचर क्या है, रिलेशनशिप क्या है, अमाउंट कितना है, क्या है, वो सब ज्ञान देकर आने का उसको, सिंपल है ना, वो सब बता देना उसको, नेचर वगैरह क्या है देख लेना, रीड रीड वंस। आधे लोग है ना दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेगे सर हमको तो लगा अकाउंटिंग अकाउंटिंग करेंगे कुछ भयंकर, कुछ नहीं करना है। चलो आगे बढ़ो। हाँ, फिर आता है 38 एंड 103। बोलता है ए ने 2 सीक्रेट एक्वायर किए, 2 सीक्रेट, एक रेसिपी ए, एक रेसिपी बी।
रेसिपी ए इज पेटेंटेड, ठीक है, रेसिपी बी इज लीगली नॉट प्रोटेक्टेड, वो लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो जब लीगली प्रोटेक्टेड नहीं होती है तब तो आप उसको इंटेंजिबल रिकॉर्ड नहीं कर सकते बनाने वाले के लिए। अगर आपने खुद बनाई है ये तो आप जब तक प्रोटेक्ट ना करो तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एक्वायर करने वाला आदमी दोनों को टेक ओवर करेगा। एक्वायरर रिकॉर्ड्स बोथ। सर ऐसा क्यों? पता है इंटेंजिबल का डेफिनेशन है, इंटेंजिबल का जब आप डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन में वर्ड है आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल में बोलता है आइदर इट शुड बी सेपरेबल और इट शुड अराइज फ्रॉम अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। मैं बोलूं एक्वायरर के लिए जो रेसिपी बी है, रेसिपी बी इज नॉट रजिस्टर्ड, बट मैं बोलूं रेसिपी बी हैज अराइज फ्रॉम अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो रेसिपी बी है इट हैज अराइज फ्रॉम अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। और ये सेपरेबल भी हो सकती है ना, दोनों हो सकती है, क्योंकि इसको अलग से बेच भी सकते हो, बेच तो रहा है अकेला वो, ऐसा। तो इन शॉर्ट एक्वायर करने वाली पार्टी दोनों को रिकॉर्ड करेगी। बट है ना, आपको जब आंसर लिखोगे तो इसमें फिर ज्ञान देना पड़ेगा। जैसे मैंने ज्ञान कैसा दिया, एज पर इंडिया 38 इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, आइडेंटिफाइबल विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज, ऐसा। आइडेंटिफाइबल के अंदर 2 क्राइटेरिया, अब बोलना एक्वायर करने वाले के लिए क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो वो रिकॉर्ड करेगा, ऐसा। ये सब ज्ञान आपको देना पड़ेगा, सिंपल। बट अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन कुछ है नहीं इसके अंदर। क्लियर है क्या? यस। फिर आता है इंडिया 34। ये आपको पूछता है हम कंपेरेटिव कौन से बनाकर देंगे, ठीक है, हम कंपेरेटिव कौन से बनाकर देंगे वो हमको जानना है। मैंने पता जब आपको इंडिया 34 पढ़ाया है तो यही पार्ट आपको मैंने सिखाया है अपने तरीके से कि अगर इसका क्वार्टर ये है तो कितने कंपेरेटिव देने पड़ते हैं उसको, बराबर क्या। तो ये 2 केस में पूछता है, जब एंटिटी इंटरिम फाइनेंशियल क्वार्टरली सबमिट करेगा या फिर हाफ ईयरली सबमिट करेगा, तो आप इनके वो क्या रहेंगे कंपेरेटिव्स, बराबर। तो ये आप एक बार जस्ट रीड कर लेना क्योंकि आपको इजीली समझ जाएगा, बट कर लेना ज़रूर, ठीक है। ये इसको मैं एलडीआर नहीं बोलूंगा लेकिन एक सिंगल स्टार ज़रूर बोल सकता हूँ, क्योंकि कभी पूछ लिया, क्योंकि वो चाहते हैं ना कि आप थोड़े वो बनो, समझदार बनो, तो वो पूछ सकता है कभी आपसे, तो ये कर लेना ज़रूर, ठीक है, ध्यान रखना। यस। उसके बाद 105 का जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर, सेम क्वेश्चन इन क्वेश्चन बैंक 105 का। तो इसमें कुछ नया नहीं है, वापस करने का आपको जरूरत नहीं है, लेकिन देख जरूर लेना ये वाला क्वेश्चन चाहिए तो। खत्म। ये कर लेना भाई 34 का जो सिंगल स्टार मैंने बोला है, 34 वाला, बाकी सब सिंपल है, खत्म, डन हो गया, और कुछ नहीं है। अच्छा आपको मैं करा दूंगा 34 वाला, तुम यार नहीं करोगे, तुम एक काम करो मेरे साथ ही करो, आ जाओ। तुम करोगे नहीं, इधर आ जाओ। वो देखो, एक तो बोलता है अगर क्वार्टरली सबमिट करेगा तो एज ऑन 30 सितंबर, ठीक है। तो क्वार्टरली अगर रहेगा तो उसका क्वार्टर क्या रहेगा, क्वार्टर रहेगा जुलाई अगस्त सितंबर। तो 1 जुलाई से 30 सितंबर क्वार्टर है। और अगर हाफ ईयर रहेगा तो 1 अप्रैल 11 से 30 सितंबर 11, इसका ये हाफ ईयर है। अब बोलता है इंटरम में कौन से चीज़ें प्रेजेंट करके आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक काम करो, आपको मैं लिखा दूँ इधर किधर, ऐड पेज करते हैं, आ जाओ 34 क्वेश्चन नंबर 19। पहला केस, क्वार्टर क्या है, 1 जुलाई 11 से लेकर 30 सितंबर 11। अब इंटरम में क्या क्या सबमिट करते हो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, SOCE और कैश फ्लो। तो बैलेंस शीट आप कैसे देते हो, बैलेंस शीट बनती है एज ऑन डेट, तो बराबर तो आप करंट ईयर का देते हो एज ऑन डेट। एज ऑन आपका कौन सा रहेगा, एज ऑन आपका 30 सितंबर रहेगा एक तो आएगा एज ऑन 30 सितंबर 11, और इसका प्रीवियस ईयर देना होता है। तो आप प्रीवियस ईयर कैसा दोगे, आप इसका प्रीवियस ईयर दोगे एज ऑन
30 सितंबर जो भी दे देना। अच्छा, फिर इसका जो प्रीवियस ईयर एंड होता है, इसका जो प्रीवियस ईयर एंड होता है वो भी देना होता है, 31 मार्च 11, ये दे देना। ठीक है, मेन आता है ये प्रॉफिट एंड लॉस का। अच्छा, इन्होंने ना ये इसका बात नहीं किया बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का बात नहीं किया, सिर्फ इतना ही दिया हुआ, तो ये दे देना बैलेंस शीट में। एक तो आपका एज ऑन ये डेट और एज ऑन ईयर एंड। ठीक है, उसके बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेगा, मेन आपका जो भी इंपॉर्टेंट है वो इधर ही आता है। जब क्वार्टर की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में इंपॉर्टेंट बातें आती है। सुनना कैसे, फॉर पीएनएल आप देते हो एक तो क्वार्टर का और एक आप देते हो ईयर टू डेट का। तो आप दोगे करंट ईयर में क्वार्टर का दोगे, क्वार्टर मतलब अरे क्वार्टर 1 जुलाई 11 से लेकर 30 सितंबर 11, और इसका प्रीवियस ईयर देना पड़ेगा 1 जुलाई 10 से लेकर 10 और 30 सितंबर 10, और आता है ईयर टू डेट, वाई टू डी मतलब ईयर टू डेट, दैट इज 1 अप्रैल 11 से लेकर, और इसमें भी प्रीवियस ईयर टू डेट देना पड़ेगा आपको 1 अप्रैल 10 से लेकर 30 सितंबर 10 बराबर। फिर आपका आता है एसओसी, एसओसी होता है फॉर सिर्फ ईयर टू डेट होता है, इसमें सिर्फ ईयर टू डेट, ईयर टू डेट मतलब यही वाला, करंट और प्रीवियस ईयर। और सीएफएस भी बनता है ओनली ईयर टू डेट, सीएफएस भी होता है सिर्फ ईयर टू डेट। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने क्वार्टर का भी दिया, ईयर टू डेट का भी दिया, बाकी दोनों ईयर टू डेट होता है, और बैलेंस शीट होती है एज ऑन ईयर और एज ऑन अपना जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है वो। ठीक है, अब ये तो था पहला वाला केस जहां आपका क्वार्टर है। अगर आपका हाफ ईयरली होता, हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में सब कुछ सेम होता है एक्सेप्ट, अगर हाफ ईयरली होता तो जो आपका ईयर टू डेट है, हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 1/4/11 से लेकर 30 सितंबर 11 तक। तो आपको एक चीज समझ आती है कि अगर हाफ ईयरली होता, अगर हाफ ईयरली होता तो ये वाला पार्ट नहीं आता, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका हाफ ईयर है वही आपका ईयर टू डेट है ना, बराबर। तो क्या फर्क पड़ जाता, बता दो क्या फर्क पड़ता, रुको ऐसा कॉपी करूंगा, कॉपी इधर मारूंगा पेस्ट, ठीक है, और इसमें से एक निकाल दूंगा, सिर्फ एक क्वार्टर, खत्म। बैलेंस शीट का चाहिए तो ये वाला इधर लिख दो तो ताकि अच्छा पड़ेगा। लो लो हो गया खत्म, मस्त शॉर्टकट मारा, मजा आ गया। ठीक है चलो, बहुत ही बढ़िया। तो ये अपनी क्या खत्म हो जाती है, आरटीपी खत्म हो जाती है ना। अब है ना और अच्छा, अभी सीएसआर के अमेंडमेंट्स की बात कर लेते फटाफट से। ठीक है, चिंता मत करो, ये जो मैंने डाला है ना आरटीपी वगैरह करवाई है, ये पूरा मार्किंग वगैरह के साथ में डालता हूँ अपने टेलीग्राम पे, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड कर लेना वहां से। ठीक है, और टेंशन वेंशन लेने का नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है ये सब। अब आ जाओ इसके ऊपर, अमेंडमेंट्स सीएसआर वाले। मैं पहले ही बता दूं, आइडियली ये अमेंडमेंट अपने को नहीं डिस्कस करना चाहिए, इनको थोड़ा ज्ञान देना चाहिए कि एफआर में सीएसआर की अकाउंटिंग कवर्ड होती है, रूल्स वगैरह नहीं कवर्ड है। ये जो अमेंडमेंट है ये लॉ के पेपर में आने चाहिए उन लोगों को, वो इंटर में होता है सीएसआर सेक्शन 135, जाने दो, दिया तो पढ़ लेते। अच्छा सुन लो, अभी जिसने पहले सीएसआर पढ़ रखा है वो सुन लो, जिसने सीएसआर नहीं पढ़ रखा है कोई बात नहीं, तुम भी सुन लो। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपको सीएसआर एप्लीकेबल रहता है तो कमिटी बनानी होती है। अब पहले ऐसा बोला था कमिटी वो बनाएंगे जिनका सीएसआर स्पेंडिंग 50 लाख से ऊपर है। ठीक है, अब एक और चीज बोली गई है, अगर आपका कोई भी सीएसआर का अमाउंट अनस्पेंड है, इफ एनी अनस्पेंड अमाउंट इज देयर इन सीएसआर अकाउंट, अनस्पेंड मतलब होता है कभी कभी कि हम फंड्स साइड में रखते हैं, बोलते हैं कि हम बाद में स्पेंड करेंगे, है ना। तो अगर ऐसा कोई अमाउंट अनस्पेंड है, स्पेंड करना बाकी है आपका, तो भी आपको सीएसआर कमेटी लगेगी, पहला पॉइंट। सिर्फ सुनते हुए चलो, इतना कुछ क्रिटिकल नहीं है। दूसरा, एक रूल ओमिट हुआ है, पहले वो ये बोलता था कि अगर 3 साल तक आपको सीएसआर एप्लीकेबल नहीं होता, लगातार आपको 3 साल तक सीएसआर एप्लीकेबल नहीं है, तो कमिटी बनाने का जरूरत नहीं है। अब ये रूल क्या कर दिया, ये रूल ओमिट कर दिया है। रूल 3 पहले बोलता था कि अगर क्राइटेरिया 3 साल तक फुलफिल नहीं हुआ तो आपको सीएसआर कमेटी का जरूरत नहीं है। अब ये रूल रिवोक कर दिया है। इसका इंप्लीकेशन अभी 2 तरीके से हो सकता है, या तो सीएसआर कमेटी जिंदगी में कभी डिसॉल्व नहीं होगी, या फिर
वो हर साल चेक करना पड़ेगा कि सीएसआर कमेटी बनाए कि नहीं बनाए। अब इस पर क्लैरिफिकेशन इज येट टू बी रिसीव्ड, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि मेरे को 3 साल तक सीएसआर अप्लाई नहीं हो रहा है अब, और पहले मैंने कमेटी बना रखी है, तो क्या मैं कमेटी डिसॉल्व कर सकता हूँ? आप बोलने का नहीं, वो रूल ओमिट हो चुका है, कमेटी डिसॉल्व नहीं हो सकती, सिर्फ इतना मतलब रहेगी कमेटी बस। उसके अलावा एक इंक्लूजन दिया हुआ है लिस्ट के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सीएसआर का खर्चा करने का 2 तरीका है, या तो खुद कर लो या फिर कोई अच्छी संस्थान में अपना पैसा डोनेट कर दो ताकि आपके ब्याह पे वो खर्चा कर ले। सपोज आपको सीएसआर करना है, आपके पास समय नहीं और आपको पता नहीं कहां सीएसआर करें, तो आपने एफआरवीडी के संस्थान, आपको पता है चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैं अच्छा काम करता हूं, तो आपने बोला, आपने मुझे पैसा दे दिया है ना, और मैं आपके ब्याह पे पैसा सीएसआर में डाल दूंगा। तो आपने जो मुझे पैसा दिया ना, इट इज ऑल्सो सीएसआर एक्सपेंस, ऐसा बराबर। तो अब ऐसे कौन से एंटिटी को अगर आप पैसा जमा करवा दोगे तो उसको सीएसआर स्पेंडिंग मानी जाएगी। जैसे आप नहीं कर सकते ना, तो आप ऐसे कौन से लोग को पैसा दोगे तो हम मानेंगे आपने सीएसआर कर लिया है, तो वो लिखा हुआ है। तो वो बोलता है अब ऐसे फंड में, जैसे मैंने बोला ना मुझे दे दो, मैं आपके ब्याह में मैं बड़ा अच्छा काम करता हूं, मुझे दे दो, मैं आपका पैसा खाऊंगा नहीं, तो ऐसा मेरे ऐसे कितने लोग को इंक्लूड कर लिया इस लिस्ट के अंदर कि आप कौन से और एंटिटी को पैसा दोगे तो हम मानेंगे आपने सीएसआर कर लिया है। तो बोलता है एनी फंड एस्टैब्लिश फॉर चैरिटेबल पर्पस, है ना, अगर कोई भी चैरिटेबल पर्पस के लिए एस्टैब्लिश हुई है उसको दोगे पैसा तो हम सीएसआर खर्चा ही मान लेंगे। उसके अलावा अगर कोई ट्रस्ट है ना, रिलीजियस पर्पसेस, पब्लिक रिलीजियस मतलब होता है ना मंदिर वगैरह, उसमें दान पुण्य किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं होती है, जैसे आईसीआई में डोनेशन दे दिया आपने, प्रॉफिट के लिए है नहीं, वो डिबेटेबल क्वेश्चन है एनीवेज, तो सोनली फॉर एजुकेशन पर्पस, तो वहां दे दिया चल जाएगा, काम नहीं। कोई हॉस्पिटल में दिया तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल। इज इज क्लियर टू एवरीवन? खत्म। तो ये 3-4 लोग ऐड हो गए लिस्ट के अंदर। आप बताओ ये अकाउंटिंग से कोई लेना देना है इस चीज का? बट डाला हुआ अमेंडमेंट में, क्या करें। उसके अलावा एक और चीज, लिमिट्स ऑफ एक्सपेंस इनकर टूवर्ड्स इंपैक्ट असेसमेंट, इसके लिमिट में कुछ चेंजेस है। अब इसका मतलब क्या सुनना, अब ये इंपैक्ट असेसमेंट क्या है? वो बोलते थे कि अगर आपका सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगर आपका सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा है इन द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब 3 इयर्स का एवरेज सीएसआर निकालना, अगर वो एवरेज सीएसआर 3 साल का 10 करोड़ या उससे ज्यादा आता है तो आपको इंपैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा। एक तरीके से ऐसा मान लो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। अपन जैसे कराते हैं ना फाइनेंशियल्स का ऑडिट, वैसे आपने सीएसआर का खर्चा ढंग से किया है कि नहीं किया, उसकी ऑडिट होगी। ऑडिट को प्यार से बोलते हैं इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है। अब इंपैक्ट असेसमेंट किन किन चीजों का होगा? जो भी सीएसआर प्रोजेक्ट जिसका खर्चा 1 करोड़ के ऊपर का है उसका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी साल में 10 करोड़ खर्चा किया, अब मैंने 10 करोड़ एक ही प्रोजेक्ट में खर्चा नहीं किया, कुछ प्रोजेक्ट में मैंने 50 लाख खर्चा किया, किसी में 5 करोड़ किया और किसी में 4.5 करोड़ खर्चा किया। तो जिसमें हमने 50 लाख खर्चा किया इसका ऑडिट कराने का जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी 2 का आपको ऑडिट कराने का जरूरत पड़ेगा, ऐसा। तो जो भी प्रोजेक्ट्स है जिसका आउटले 1 करोड़ के ऊपर है उसका आप इंपैक्ट असेसमेंट करवाओगे, ठीक है। इनका आपको इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, है ना। एंड विच हैव बीन कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 ईयर बिफोर अंडरटेकिंग द इंपैक्ट स्टडी, मतलब ये प्रोजेक्ट को किए हुए आपको 1 साल हो जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात क्या है, इसमें कुछ चेंज है क्या? इसमें कोई चेंज नहीं है। ये तो बेसिक आइडिया दिया मैंने आपको कि रूल 8 क्या बोलता था। रूल 8 बोलता था ऑडिट करवाने का, इंपैक्ट असेसमेंट करवाने का। अगर आपका ऑब्लिगेशन एवरेज 10 करोड़ के ऊपर है ना, और ऑडिट किसका करवाएंगे? जो भी सीएसआर प्रोजेक्ट का खर्चा 1 करोड़ के ऊपर का है उसका ऑडिट करवाएंगे, ठीक है। अब आप जब ऑडिट करवाओगे तो इनको कुछ फीस दोगे ना, फ्री में तो करेंगे नहीं ऑडिट। तो इनको जो फीस दिया, ये जो इंपैक्ट असेसमेंट है, इसको आपने जो फीस दिया, क्या इसको भी मैं सीएसआर एक्सपेंस मान सकता हूं क्या? तो बोलते हैं हां, यस। ये जो ऑडिट वालों को आप फीस दोगे उसको भी आप सीएसआर एक्सपेंस मान सकते हो, लेकिन आप कितना एक्सपेंस मानेंगे इसको सीएसआर का, ये बात है। तो पहले क्या था, ये बिफोर है। बिफोर था कि आप मानोगे जितना भी सीएसआर का खर्चा है उसका या तो 5% या फिर 50 लाख विच एवर इज लेस। अब अमेंडमेंट के बाद दिस इज नाउ ये जो ऑडिटर की फीस है उसमें से आप कितना खर्चा मान सकते हो सीएसआर का? तो बोलता है या तो 2%, अर्लियर 5 था अभी 2 है, या 50 लाख विच एवर इज हायर कर दिया। अर्लियर लोअर था ना, अब उसको कर दिया हायर, ऐसा। तो अभी आपको याद रखना है 2%
ऑफ CSR, मतलब CSR सपोज खर्चा आपका CSR का था 12 करोड़, तो 12 करोड़ का या तो 2% कितना आता है, 12 करोड़ का 2% मेरे ख्याल से आता है वो 24 lakhs और 50 lakhs, विच एवर इज हायर, उतना आप CSR एक्सपेंस बाय डिफॉल्ट मान सकते हो। खत्म कहानी, ये ध्यान रखना। ये मतलब किसकी बात कर रहा है ये पॉइंट के अंदर, जो आपने इंपैक्ट असेसमेंट वाले को फीस दिया ना, उसकी फीस भी CSR एक्सपेंस पर काउंट हो जाएगी, लेकिन कितना, सिर्फ 2% या 50 लाख, विच एवर इज हायर। सिंपल, बस क्लियर। आगे फिर आता है कि एनेक्शर और ई फॉर्म में कोई चेंजेस हुआ है। अरे भाई एनेक्शर ई फॉर्म का अपने क्या करना है, पढ़ लेना। वो बोलता है अभी तुमको है ना फॉर्मेट में एग्जीक्यूटिव समरी देने का, डिस्क्लोजर देने का, एडिशनल डिस्क्लोजर वगैरह देने का, ये वो दे देना यार, क्या टाइम पास है ये सब चीज़, काम का नहीं है। ठीक है चलो, तो ये अपना हो गया CSR। अब तुम बताओ कोई लेना देना था मेन अकाउंटिंग से इसका? नहीं। हाँ चलो क्लियर। उसके अलावा एक और चीज़, अब बाकी जो मैंने बताया था, ये जो अमेंडमेंट्स है ये अभी के अमेंडमेंट नहीं है, ये RTP के है नवंबर 22 के। अलग से देखना है तो ये देख लेना, लेटेस्ट बैच लिया तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, आपको अलग से पढ़ने का जरूरत टू बी ऑनेस्ट नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, कहानी हो गई खत्म इसकी। तो ये अपना RTP खत्म हो जाता है। अगर आपको RTP का वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना। अच्छा मैं बता दूं मॉक टेस्ट के बारे में, ये अटेम्प्ट के जो मॉक टेस्ट है उसमें एक भी नया क्वेश्चन नहीं है। FR के 2 सीरीज है मॉक टेस्ट के दोनों सेम है बराबर, तो उसमें कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं है। जब नया क्वेश्चन नहीं है तो डिस्कशन का कोई पर्पस उसका बनता नहीं है। उसके अलावा अगेन रिमाइंड करवा दूं, टेलीग्राम पे डाल दूंगा ये फाइल, डाउनलोड कर लेना। और बस ठीक है, बाकी बढ़िया पढ़ते रहो यार, अच्छी तरीके से करते रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो सब बढ़िया हो जाएगा आपसे यार, मुझे लगता है आप रॉक कर दोगे एकदम। बस मेहनत करना बंद मत करना, लास्ट के दिन है स्ट्रेच कर लो, जितना खींच सकते हो खींच लो, निचोड़ लो पूरा, और जब निचोड़ लोगे तो आपका काम अच्छे तरीके से बन जाएगा। ठीक है, डोंट लीव इवन 1 इंच, एक आउंस ऑफ हार्डवर्क भी मिस आउट मत कर देना, जो जाने पूरी लगा दो आज के अभी ऐसे समय में। ठीक है, यस चलो, आई होप आपको मजा आ रहेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय, प्लीज टेक केयर। हाँ और सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब को।